नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। आज इन पर फाइन लगाएंगे, लेट हुए हैं, वो भी संडे के दिन जब ना ट्रैफिक ना कुछ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आइए, आप खबरों की शुरुआत करेंगे आज हम धार भोजशाला से। आप सब जानते हैं कि भोजशाला को अब मंदिर हाईकोर्ट ने, इंदिरा हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और वहां पर सनातन का उत्सव मनाया जा रहा है जब से ये फैसला आया है। आज कल भी ऐसा हुआ और आज भी बड़े विधि विधान के साथ मां वाग्देवी की पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है और भक्तगण उमड़े हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस परिसर के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मां सरस्वती की आराधना हो रही है। कोर्ट के फैसले के बाद से श्रद्धालुओं में बहुत जश्न है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हिंदू संगठनों के लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये आज ही की तस्वीरें हैं जब ढोल नगाड़े लेकर लोग वहां पर पहुंचे अपनी स्तुति करने के लिए मां वाग्देवी की। देखिए, सर पर प्रतिमा रखकर। और ये भोजशाला का परिसर भी, इसमें आपको आज आपको ऐसे सार्वजनिक तौर पर खुले कैमरे से जो है वो दिखाई देगा, वरना प्रतिबंध लगे रहते थे क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला था। यहाँ कमाल मौला मस्जिद और या फिर ये वाग्देवी मंदिर है, इसको लेकर के एक विवाद था और इंदौर हाईकोर्ट ने जो है फैसला दिया हिंदू पक्ष के हक में और कहा कि ये मंदिर ही है। और उसके बाद उन्होंने जो पहले यहाँ पर एक परंपरा बन गई थी पिछले 22-23 साल से कि मंगलवार को हिंदू पूजा कर लें और शुक्रवार को नमाज पढ़ ली जाए, तो वो व्यवस्था भी फिर हाईकोर्ट ने खत्म कर दी और कहा कि अब यहाँ केवल पूजा ही होगी। अब उसको मुस्लिम पक्ष चैलेंज करेगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाह रहा था। पहली बार ऐसी तस्वीरें आपको इस मंदिर से देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर जरा फुल स्क्रीन पर देख लीजिए। ये एक मामले में अलग इसलिए क्योंकि राम मंदिर का भी जो विवाद था, वहाँ विवादित ढांचा था, लेकिन उसके जब विवादित ढांचा गिर गया और फैसला आया हिंदू पक्ष के हक में, तो वहाँ ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी। काशी विश्वनाथ में विवाद एक किस्म से बना ही हुआ है, लेकिन वहाँ वो काशी विश्वनाथ परिसर को बड़ा भव्य बना दिया गया है। यह मामला बिल्कुल फंसा हुआ था क्योंकि हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष कई बार आमने सामने भी आ जाते थे। इस वजह से ये धार भोजशाला का मामला यूनिक मामला भी था और ये तस्वीरें अब गवाही दे रही हैं कि लोग जो हैं इस फैसले के बाद कितने खुश हैं। क्या कहेंगे इस पर प्रोफेसर साहब? स्वागत है प्रोफेसर साहब। और त्रिपाठी जी, आपका फाइन लगेगा, आप पे ही हमने डिसाइड। ये तो पता हो गया पूरे दर्शकों को कि हम लोग लेट आए हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें बताने में आप देर नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ और ये बार बार दोहराता हूँ कि जब 1947 हुआ था तो एक सवाल बहुत मन में आता है, हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को उनके आराध्य मंदिर जो आक्रांताओं ने तोड़ करके उन्हें चकनाचूर कर दिया था, कहीं पर मस्जिदें बना दी, कहीं प्रांगण में बीच में आकर के मस्जिदें बना दी, इमारतों पर, मंदिर की इमारतों पर एक गुंबद बना करके खड़ा कर दिया, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो। ऐसे एक नहीं, हमारे यहाँ केसलाल जी ने एक बहुत व्हाट हैपेंड टू द हिंदू टेम्पल्स, जिसमें उन्होंने कहा कि 40,000, एक आंकड़ा ये उन्होंने देते, 40,000 हिंदू मंदिरों को, जो बड़े बड़े छोटे मंदिर थे, ऐसे उन्होंने नेस्तनाबूद किया और किया। आप देखे होंगे कि जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो एक से एक भव्य मंदिर बनते हैं, मैं भगवान शंकर के हों, भगवान विष्णु के हों। हम जब पूछते हैं अपने आप से कि क्या उत्तर भारत में ऐसी कोई शैली नहीं थी, क्या उत्तर भारत में अच्छे मंदिर नहीं थे, और तब जाकर के पता लगता है कि उत्तर भारत के मंदिर इसलिए खत्म हो गए कि जैसे जैसे इस्लाम की सेना यहाँ आई, आक्रांताओं की सेना जिन जिन रास्तों से हो करके गुजरी, उन सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया गया जी। ये मंदिर भी उसी एक हिस्सा है जहाँ वाक देवी का ये मंदिर होता था, जो 10वीं शताब्दी के अंदर, 11वीं शताब्दी के अंदर महाराजा भोज ने इसे बनाया था और जिसे बाद में जाकर के तोड़ा गया। एक बार नहीं, कई बार किसी ने देखा है ये मंदिर परिसर? देखा हुआ आपने देखा हुआ है? नहीं, तो एक बार, क्योंकि मैं नहीं गया कभी। मैं अपनी बात खत्म कर दूं। प्लीज। तो मुझे लगता है कि कायदे से तो होना तो यही चाहिए था कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो ये जितने मंदिर थे
कम से कम हिंदुओं को उनके अपने आराध्य के मंदिर पुनः प्राप्त कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेहरू ने हमेशा हिंदुओं की इस संवेदनशीलता को ताके पर रखा, हमेशा जूते की नोक पर रखा। कभी इस मामले में वो संवेदनशील ही नहीं हुए। जब सोमनाथ का मामला था तब उनके आप राइट अप देखें, 17 लेटर उन्होंने लिखे हैं। तो फिर भी पुरानी बात हो गई, वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 90 में बना। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, मजेदार बात है कि चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं फिर वही बात करता हूँ कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई थी तो उसे ठीक से क्यों नहीं आज तक सुना गया। और ये मामला चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, जरूर होगा, और उसकी बुनियाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही बनेगी। ये भी आप देखिएगा। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट हैं उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसी तर्क को लेकर के वहां पर गया था कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके क्लॉज 3-4 के अंदर हम इसको लेकर के जा रहे हैं, जो उन पर लागू नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई वो उन्होंने कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं सर, फिर आपसे हम समझेंगे भी कैसा दिखता है क्या है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और ये जिस मध्य प्रदेश की भूमि पर ये मंदिर है वहीं के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार 10 साल, तो वो तो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सारा विवाद है, उन्होंने कहा कि दरअसल एक्चुअली यहाँ पर एएसआई, जिसके सर्वे के आधार पर ये निर्णय दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि ये मंदिर है, उन्होंने पुरानी बात को बताते हुए कहा कि एएसआई की ही रिपोर्ट थी कि यहाँ मंदिर के अवशेष नहीं मिले। फिर वो भी ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारे देश में, तो फिर ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए थे। मतलब वो खुल के नहीं कह रहे, लेकिन कहना यही चाह रहे हैं कि ये फैसला नहीं आना चाहिए था। दिग्विजय सिंह कुछ जहां तक भोजशाला का है प्रकरण, ये इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। ठीक है, अब ये बात सामने आई कि ये भोजशाला है या मस्जिद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था, और उस समय जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तो सुमित्रा महाजन जी के पति गवर्नमेंट लीडर थे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उन्होंने जो प्रस्तुत की थी उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी ने कानून बना दिया था कि आजादी के बाद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़ के और कोई भी मंदिर या मस्जिद का बदलाव नहीं होगा, ये कानूनन जुर्म होगा। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। अब दिग्विजय सिंह जी तो दिग्विजय सिंह जी हैं, अब पता नहीं वो किसके लिए क्या बयान देते हैं इस किस्म के, मतलब उनको ये समझ कौन सा हिंदू, मतलब कोई मैं पॉलिटिशियन की निगाह से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको लगता है भाई इस किस्म के विवाद होने ही नहीं चाहिए, या अब आगे बढ़ गई दुनिया, आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी बहुत मेजॉरिटी होगी जो इस फैसले का स्वागत कर रही होगी, जो इससे खुश होगी। और आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए था, अरे वहां तो मंदिर के अवशेष ही नहीं है। ये अपने आप एएसआई ही गई है सर्वे लेकर के हाई कोर्ट में, जिसमें बताया गया है कि मंदिर है। विजय जी ने भी इस बात को दोहराया था 2 दिन पहले भी। ये मामला जो एएसआई की रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसने खोला है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे समीर जी। हाँ सर, ये जब चीफ मिनिस्टर थे तब दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब ये मामला भोज का बड़ा गर्म हुआ था, और तभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के स्वयंसेवक लोगों ने दिग्विजय सिंह से, मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। कहा था कि भाई वहाँ हिंदू साक्ष्य है, वह हमें सुबह 1 घंटा पूजा करने की अनुमति दी जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं देखता हूँ। फिर 72 घंटे बाद दिग्विजय सिंह की सरकार ने आदेश निकाला था कि भाई सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना है, इसलिए हिंदू पक्ष जो वहाँ पूजा करता है, सुबह दिए जलाते हैं, वो भी दिया जलाना बंद कर दिया जाए।
मतलब वहां पूजा नहीं होती थी, दिया लगाने की अनुमति थी, आधा घंटा हिंदू पक्ष जाता था और लौट आता था, कोई तामझाम नहीं था। लेकिन दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री रहते उससे भी बंद करा दिया, वो भी बंद करा दिया कि माहौल खराब होगा, जबकि वहां माहौल खराब होने की स्थिति कोई नहीं थी। ये बता रहा था कि दिग्विजय सिंह के शासन में किस तरीके से भोजशाला के साथ किया गया। बाद में जब वहां पर मंगलवार को हिंदू लोगों को पूजा करने का और शुक्रवार को उनको नमाज पढ़ने का कहा गया, उसका भी विरोध दिग्विजय सिंह ने किया। 22-23 में हुआ। हाँ, उसका भी 2002 में। तब उसके बाद दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर हो गए थे। उमा भारती जब मुख्यमंत्री बन गई थी, उमा भारती को भी दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती से कहा था कि भोजशाला के ऊपर आप ध्यान दीजिए, वहां पर हिंदू समाज अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। तो दिग्विजय सिंह की शुरुआत से कोशिश रही है कि वहां पर हिंदू समाज को ना मिले, और उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो उसी संदर्भ में। इनका एक स्टेटमेंट ये भी आया है, बीजेपी की कोई उषा ठाकुर है, वायरल हो रही है इनकी क्लिप वार्तालाप जो है सनातनी। तो इन्होंने कहा आप हिंदू तो हैं, लेकिन बयानों से आप नहीं लगते अपने। इन्होंने कहा कि मैं तो खुद को सनातनी कहता हूं। ये बीजेपी वालों, आप लोगों ने तो अपने आप को, आप तो हिंदू हिंदू ही करते थे, मैंने जब सनातनी कहना शुरू किया तो आप लोग सनातन पे आए। तो ये बात कह रहे थे फिर, और उन्होंने कहा मैं आप सबसे बड़ा सनातनी हूं, मतलब पूजा पाठी आदमी हूं। उन्होंने कहा मैं राम मंदिर भी होके आया हूं। उसका ये राहुल गांधी जैसे ही सनातनी हिंदू हैं जिनके मूल में शायद इस्लाम है। एनीवे पता नहीं सर, वो तो अब बताएंगे ज्यादा। सर इन पर दिग्विजय सिंह से आने से पहले मेरी क्यूरियोसिटी है, आप मंदिर गए हैं अगर यहाँ पर, कैसे बाहर से क्या दिखता है? मतलब एक सामान्य मंदिर कोई ऐसा भव्य उस तरह से नहीं लगता, ठीक ठाक मंदिर है, लेकिन वहां पर जाने से भी पहले भी लगता था कि मंदिर ही है वो, और इस पर एक आम वो मान्यता। जैसे हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो मस्जिद दिखती है, सटा हुआ मंदिर दिखता है, वैसा अलग अलग उस तरह से नहीं है ना। अच्छा। वो एक ही कैंपस है, उसी में अब क्या कहते हैं, नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दी गई, और वो सारा किया गया कि माना गया कि भाई वहां पर नमाज सेम ही जगह पर होता है। इसलिए वो क्या किया गया कि अलग अलग वक्त पर दोनों को एंट्री दी जाती है, इसलिए दिन भी अलग अलग तय किया गया कि भाई शुक्रवार को वहां जाके महसूस होता है कि ये मंदिर ही है। हाँ, वो होता है वहां पर, उसमें ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन अब हम लोग उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जब एएसआई की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हमारा कहना, फिर आप कहेंगे कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं क्या, एएसआई की रिपोर्ट उस पर आई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको ओपन किया गया, हाई कोर्ट ने उस पर फैसला किया है। लेकिन मैं एक चीज दिग्विजय सिंह जी को मैं जानता हूँ, दिग्विजय सिंह जी जो समीर जी कह रहे हैं वो उस रास्ते पर ही हमेशा चलते हैं, लेकिन वो सनातनी है। नर्मदा की यात्रा उन्होंने लंबी की है, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं है। क्या पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिक्स है? आप मेजॉरिटी को नाराज करके क्या मेजॉरिटी को नाराज करना नहीं है ना, उनका मकसद है कि माइनॉरिटी को खुश रखें। उसी काम पर वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी उसी तरह से काम किया गया, वो उनका वोट बैंक है ना सर, वो इसलिए उसमें मेजॉरिटी को नाराज करने के लिए तो फिर वो कहती हैं कि सनातनी हूं मैं, नर्मदा यात्रा कर रहा हूँ, पूरा ऑब्जेक्शन है। जमाते इस्लाम के वो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। एक तो ये कि सबसे पहले कि सनातनी होने में किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्दन अलग नहीं होती है, यहाँ कुछ भी करके हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं, और ये हम बड़ा खुश हैं कि हम ऐसे धर्म को मानते हैं, ऐसे एक विचार को मानते हैं, ऐसी एक संस्कृति को मानते हैं। नर्मदा यात्रा इन्होंने की है, लेकिन यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 26/11 आरएसएस की साजिश, वो एक अखबार का उर्दू संपादक हुआ करता था, उसने एक फ्रॉड टाइप की किताब लिखी, और उसको इन्होंने और महेश भट्ट ने वो मुंबई में लोकार्पण बिल्कुल किया था। बिल्कुल। अब मूल बात पर बाद में आप उससे बचते रहते हैं। एक बात आप जोड़ दीजिए, यदि वो जो एक नया शब्द कॉइन हुआ था भगवा आतंकवाद, हाँ, यही उसके पीछे है ना, तो उस भगवा आतंकवाद और जो कलावा कसाब के हाथ में जो रक्षा दिखा था, तो उसको करके कोशिश भी की गई थी को किया है, लेकिन मूल बात समझना चाहिए, इन्होंने ही तो नहीं बांधा था उसको। ये मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं ये हर जगह एक गड़बड़ हो जा रही है। ये मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है, हमारे यहाँ की जो समृद्ध राज परिवार की परंपरा थी, राजा भोज जाने कितनी कलाओं के 3 दर्जन से ज्यादा आयुध विज्ञान के, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उस सब के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा हमारे यहां ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जो देश दुनिया को एक उदाहरण के तौर पर है। उन्होंने भोजशाला बनाई 1034 में, और जिनके नाम पर ये सारा तमाशा खड़ा होता है, कमल मौला, ये कमल मौला की पहली उर्स हुई 1934। ये तो बहुत बात की बात है, कमल मौला यानी लगभग 1000 वर्षों के बाद, आप जरा समझिए इसको, 900 वर्षों के बाद वहां एक उर्स होने लगी किसी मौला के नाम पर, और वो भी बहुत, कमल मौला भी बहुत पहले के लोगों में से। मैं वही कह रहा हूं कि वो जो उर्स शुरू हुई, और उसके बाद भी जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, जो गजेटियर है, जो इंग्लिश उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो वाग देवी की प्रतिमा लेकर गया, कैनिन या क्या नाम था उसका, कैनिन लंदन लेके गया था,
उन सब के प्रमाण हैं कि ये बाकायदा एक सरस्वती देवी का मंदिर था, जो मंदिर से ज्यादा पाठशाला थी। मंदिर नहीं है, यहाँ एजुकेशन पर हर तरह की पढ़ाई होती है, इसको एजुकेशन और इसीलिए समझना जरूरी है कि ये जो मैं कहता हूं ना फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव वाले लोग, इस देश में सोचिए इसके भी खिलाफ लोग खड़े हो गए। लोग कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई, संस्कृत का इतना बड़ा ये एक केंद्र था, और कमाल की बात यहां जैन आते थे पढ़ने के लिए, यहां दूसरे जो मत पंथ संप्रदाय के लोग आते थे वो, और उसमें अगर ये किया जाए और जिसमें अष्टदल कमल बना हो, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हो, जिसमें सरस्वती नमः हो, जिसमें ओम नमः शिवाय हो, और सबसे अधिक जिसके बीच में यज्ञ के लिए बाकायदा स्थान हो, तो दिख रहा है वो मुस्लिम स्थल हो सकता है, वो मुस्लिम स्थल हो सकता है। ये जो है ना एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पे राजा भोज ने उसको बनाया, और इसीलिए जो अभी अर्जुन ने जिक्र किया ना जैन लोग भी आते थे, तो वो एक कंट्रोवर्सी उसमें वो भी चलती, वो भी आई थी, जैन समाज मैं एक्चुअली मेरी कभी पता चले किसी के जरिए, आप विजय जी जैसे सीनियर लोग बता सकते हैं, इनकी पहुंच है राहुल गांधी तक सर, मतलब मैं उनका टेक क्या है ऐसे सब्जेक्ट्स पर, मैं ये जानना चाहता हूं। राम मंदिर पे उनका क्या टेक है, यहाँ पे क्या टेक है, काशी विश्वनाथ पर क्या? दिग्विजय सिंह जी को सुनने के बाद भी आप पूछ रहे हैं, तो बहुत दिन से आपकी मासूमियत दिखी नहीं थी। नहीं सिर्फ दिग्विजय क्यों, मैं चाह रहा हूँ क्लैरिटी मिले ना कि भाई गंभीर है ये आप देश को बार बार देश की आस्था को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राजनीति करेंगे। ये बड़ा विचित्र है, और भोजशाला तो अपने आप में अद्भुत उदाहरण है कि भाई यहां तो आपको कुछ कहना ही नहीं था, तो मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था, एक कोई मस्जिद नहीं है वहां। ये बात ज्यादा ठीक है कि ये मंदिर मस्जिद विवाद की तरह से इसको नहीं देखा जाना चाहिए, एक जो मतलब विवाद हुआ कि किस तरह से वहां पर मुसलमान। और मुझे दूसरी जो हैरानी भी होती है और थोड़ी तकलीफ भी होती है कि वहां जितने लोग जो है बना हुआ है, और वहां सर मैं कह रहा हूं वहां जितने मुस्लिम समाज के लोग जाते होंगे, जितने लोग भी वहां जाते होंगे, क्या उनको नहीं दिख रहा है कि ये सबको क्या बना हुआ है? नहीं, लेकिन उनको तो क्यों नहीं, तो ये जिद क्यों है ना, ये जिद सौरभ क्यों है? सौरभ छोड़ दीजिए ना, कहीं मस्जिद एक नहीं लाख बनाइए। सौरभ एक बात है, क्या अयोध्या नहीं दिखता था? मैं कह रहा हूं सबके क्या काशी नहीं दिखता था? काशी में वो दीवार नहीं दिखती लोगों को? क्या मथुरा ने आंखों के आगे में आप जाइए, जहां नीचे जाते हैं सीढ़ियों से तो ऊपर चले ये सारे दिखेगा क्या हुआ है? ये सारे जैसे होता है ना, मैं बार बार यही कहता हूं, भारत का मुस्लिम समाज आक्रांताओं के साथ खड़ा है और फिर भी कहता है कि हम भारत के प्रति लॉयल हैं। सर हाईकोर्ट का जजमेंट देखिए, मुस्लिम पक्ष ने जमीन मांगी थी कि हमको जमीन दीजिए, हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपको जमीन नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आपके लिए कुछ होगा। अगर आपको जमीन लेना है तो आप सरकार के पास जाके मांगिए, हम ऑर्डर में ये नहीं कह सकते कि आपको जमीन दे, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं बनता। बड़े मुसलमान बोले आपको कोई अधिकार नहीं बनता, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, आप किस आधार पर जमीन मांग रहे हो? अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, भाई इसमें भी एक किस्म से विक्टिम प्ले किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, जैसे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि राम मंदिर जैसा ही फैसला है, हमारी एक और धर्मस्थली जो है वो हमसे ली गई है। अब जमीयत उलेमाए हिंद की 2 दिन की वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी, वो अभी खत्म हुई है, और इसके बाद मौलाना अरशद मर्दी ने ट्वीट करके बैठक का पूरा एजेंडा बताया। वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे लेकर के कोर्ट के फैसलों तक सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात की है। मदनी साहब ने लिखा है कि मुसलमान ना कभी झुका ना कभी झुकेगा, पहले मुसलमान ही सांप्रदायिक ताकतों के निशाने पर था, अब तो इस्लाम उनके निशाने पर है। SIR के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर बड़े पैमाने पर मुसलमानों के वोट काटने का जिक्र इसमें किया गया है। अरशद मदनी ने लिखा है कि जिन 27 लाख लोगों के नाम काटे गए उनमें सबसे ज्यादा मुसलमान थे। SIR और NRC दोनों को लेकर चिंता जताई गई है। और वहीं जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने धार भोजशाला के फैसले पर भी स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। धार पर कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। ऐसे में जमीयत इस पूरे मैटर पर अब एक्टिव हो गई है और फैसला आने के बाद हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया था, तो ये तो खैर होना ही था, लेकिन उसमें जो एक लाइन अभी आपने पढ़ी ना कि पहले तो मुसलमान निशाने पर थे, अब इस्लाम निशाने पर है। फिर आगे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब मुहिम बीजेपी और RSS की भारत को एक संवैधानिक राष्ट्र की बजाय एक वैचारिक राष्ट्र बनाने की है। दोनों बातों में अगर कोई अंतर है तो देखिए, मुझे लगता है कि उनकी पूरी अच्छा सर बयान भी है, एक मिनट सुनिए। वैकल्पिक जगत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ,
तो अब उस फैसले से तो ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है, उससे तो इख्तलाफ ही है क्या? नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा? ये मस्जिद का मामला नहीं है सिर्फ, ये मुल्क का दस्तूर का मामला है, तो लड़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट कानून का मामला है भाई। सर और भी जगह है ज्ञानवापी भी है, उसको लेकर भी आप लोग आगे जाएंगे? अभी देश वो लोग लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी वाले लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं दस्तूर का मामला है, मतलब संविधान का मामला है, तो हाई कोर्ट जो है गैर संवैधानिक का संवैधानिक फैसला देगा क्या? हाँ सर। देखिए, उनका बहुत साफ है इरादा, और इस्लाम को जिसने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भारत को गजवाए हिंद करना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट कर देना उनके इस्लामिक थियोलॉजी और मुहिम का हिस्सा है। इसीलिए वो चाहे वो बांग्लादेश से आए, वो पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, जितने मुसलमान यहाँ बढ़ेंगे, उनकी जनसंख्या जितनी बढ़ेगी, वो उसका स्वागत करेंगे, और उनके खिलाफ यदि भारत सरकार जाएगी तो उसका वो विरोध करेंगे। दूसरी बात, भारत के अंदर जितने भी इस्लामिक प्रतीक थे जिन्होंने बर्बर आक्रांताओं ने खड़ा किया था, वो उन सभी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और ये बात मैं बार बार कहता हूं, भारत के हिंदुओं को ये भूल जाना चाहिए कि उनकी प्रतिबद्धता उन इस्लामिक आतंकवादी और बर्बर आक्रांताओं के साथ नहीं थी। वो पब्लिक डोमेन में बेशक ऐसी बात नहीं करें, लेकिन वो ऐसा एक बहुत छोटा सा माइनॉरिटी है। वो जो नहीं, वो जो उन्होंने कहा कि इसको वैचारिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नहीं, इसका क्या मतलब है? वैचारिक राष्ट्र का मतलब बहुत सीधा है कि वो हिंदू राष्ट्र से बनाना चाहते हैं। भारत संघ का कहना है कि भारत ये हिंदू राष्ट्र है। मैं कहता हूं उसी हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि सारी चीजें हों। उसी हिंदू राष्ट्र के भारत तो संघ तो कहता ही है कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सुरक्षित कैसे रह जाए? यदि बंगाल में 50% जनसंख्या यदि मुसलमानों की होगी, सुरक्षित कैसे रहेगा? जब भारत में जनसंख्या मुसलमानों की 70% आने वाले दिनों में हो जाएगी, तब ये सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं सुरक्षित। देश वाकई किसी वैचारिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। देश संविधान पर ही चल रहा है, विचार बढ़ रहा है। एक विचार का होना, विचार की ताकत बढ़ना, ये तो ठीक है कि विचार की ताकत हिंदू सनातन का विचार बढ़ रहा है, लेकिन इससे ये चिंता करना कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मुझे तो इसकी कोई संभावना अभी नहीं लग रही। ऐसे ये संभावना भी नहीं लग रही जैसे अभी कहा गया कि भाई 70% आबादी मुसलमानों की हो जाएगी देश भर में। अभी मुझे अगले 100 साल में तो राष्ट्र भी नहीं बनने वाला, वो भी नहीं बनने वाला, ऐसा नहीं है। संविधान के भरोसे चलेगा और वो सब लोग और इसको ऐसा लेना चाहिए कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो ये तो एक लीगल प्रोसीजर है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकता है, इसमें कोई इतनी आपत्ति वाली बात नहीं है। और वो कम से कम ये तो कहेंगे ही ना कि भाई इस फैसले के, किसी भी फैसले पर सहमति नहीं होना, उसका विरोध करना, कोई वो तो गैर कानूनी है नहीं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना वो भी गैर कानूनी नहीं है। वो कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये फैसला यहाँ तक आया है। एग्जैक्टली। और वो जो हैरानी हुई ना कि वो कह रहे हैं कि ये दस्तूर का मामला है। चलिए, अदालती फैसलों की बात चल रही है तो अदालत के एक और फैसले की बात आपको बताते हैं। अगली खबर पे आ जाएगा, इसके अगली खबर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया है। हम उसकी बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर जो बहस चल रही है, खासतौर पर राहुल गांधी ने, अभी आपको याद है ना, वो गए थे मीटिंग में, गए थे सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए गए थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि ना ये तो मुझे डिटेल नहीं दी गई, और वो हमेशा इस हक में रहे कि भाई ये बैलेंस्ड कमेटी नहीं है, प्रधानमंत्री, एक मंत्री और हम, ऐसे ही वो कहते हैं कि ये चुनाव इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होती है। अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है, माफ कीजिएगा। नहीं, चुनाव आयुक्तों का मसला तो देखिए इस तरह का विवादित है ही ना। वो पहले से ही, पहले दिन से ये चीजें चल रही थी, और जिस तरह से महाभियोग लाया गया तो वो तो लगता है ना कि उनको संस्था के तौर पर है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मसला गया है और जिसकी वो बात कर रहे हैं उस पर क्या रुख अपनाएंगे? एक एफिडेविट दिया है केंद्र सरकार ने, वो मैं आपको बता देता हूं। और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाली कमेटी में न्यायपालिका के सदस्य को शामिल करना जरूरी नहीं है, यह कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी में कोर्ट के प्रतिनिधि को शामिल करना ये एक लेजिस्लेटिव चॉइस हो सकती है, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन बाध्य नहीं करता कि आप चीफ जस्टिस को या किसी और नुमाइंदे को जुडिशरी से वो उसमें रखें। हुआ क्या था, जब ये मामला कोर्ट में था तो उस वक्त कोर्ट ने फौरी तौर पर एक व्यवस्था दे दी थी कि चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन ये चयन करेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स का। सरकार ने इसके बाद कानून बनाया और कानून में उन्होंने चीफ जस्टिस को अलग कर दिया, इससे प्रक्रिया में रखा प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एलओपी। तो यहां वो उन्होंने साफ ये कहा है कि भाई ये
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिक्वायरमेंट नहीं है लाइबिलिटी के तौर कि हम इसमें चीफ जस्टिस को या जुडिशरी के नुमाइंदे को इसके अंदर रखें। अब नहीं, देखते लेकिन हैं कि इसमें एक कोर्ट ऑब्जर्वेशन आपको याद कर लेनी चाहिए। अभी क्या? एक लाइन बोल दूं मैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है परसों की। सुप्रीम कोर्ट ये हियरिंग चल रही है रेगुलर, मैं इसको देख रहा हूँ, बड़ा मामला है, कॉम्प्लिकेटेड। सरकार ने आज साफ कर दिया कि भाई वो नहीं चाहते और ये उनके पास अधिकार भी है, सरकार के पास पार्लियामेंट्री बिल है। लेकिन परसों सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच इसकी हियरिंग कर रही है उसने एक ऑब्जर्वेशन दी, फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मांग की गई है उससे ये लगता है कि भाई एक मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक एलओपी, ये इम्बैलेंस वो है और इससे ये तय होता है कि इसको मतलब ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में। जस्टिस तो दत्ता उसमें ने उन्होंने कहा कि भाई ये दो लोग एक तरफ होते हैं, इससे ये बार बार लगेगा कि ये फैसला केवल दिखाने के लिए आपने इस तरह की कमेटी बनाई है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के, जो कमेटी बनती है उसको लेकर के मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि उसमें हम चीफ जस्टिस को रखें या जुडिशरी के किसी नुमाइंदे को रखें। इस पर हम लोग सर कमेंट बात करते हैं। मैं जरा नीट वाली खबर भी बता दूं, उस पर आप एक साथ रिएक्ट कर दीजिएगा। नीट का मामला जो है गंभीर से बहुत गंभीर की श्रेणी में जा चुका है ऑलरेडी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब हैरानी, गुस्सा, शर्मिंदगी, क्या कहें, वो जो फीलिंग आती है। पेपर लीक करने से लेकर पैसे कलेक्ट करने तक का पूरा ट्रेल बना हुआ था। पेपर सेटिंग कमेटी से कनेक्ट, लेक्चरर से लेकर ब्यूटिशियंस तक, ये पूरी चेन थी। मतलब सोचें, जो लोग एक्सपर्ट्स के तौर पर पेपर बनाते हैं, पेपर डिजाइन करने वाले लोग, वो पकड़े जा रहे हैं। कुलकर्णी पकड़े गए जी, महाराष्ट्र से कई लोग पकड़े गए हैं इसके अंदर, और इनके बीच में बिचौलिए छात्रों का नेटवर्क, छात्र बिचौलिए बने हुए हैं, जो खुद एग्जाम देते हैं वो बिचौलिए बने हुए हैं। लाखों रुपए के कलेक्शंस हुए हैं। स्पेशल क्लासेस अरेंज उन लोगों ने कराई जिनके पास पेपर आ गया था, और उन्होंने अपने घर पर या किसी और के घर पर कोचिंग क्लासेस रखी और बता करके रखी कि ये आएगा सवाल, और उनसे लाखों रुपए लिए। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें 2-3 प्रोफेसर्स पकड़े जा चुके हैं, लेक्चरर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, 3 मोटे मोटे ऐसे प्लेयर हैं जो माना जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड हो सकते हैं। हालांकि इनके पास भी पेपर कहां से आया इसकी भी जांच हो रही है, लेकिन ये पेपर को बांटने वाले लोगों में से हैं, जिन्होंने पेपर को सब सर्कुलेट करवाया। वहां तक तो सीबीआई की जांच जो है वो पहुंच चुकी है, और इसी को नकल माफिया कहा जा रहा है, एग्जाम माफिया कहा जा रहा है। सीबीआई ने अब तक इसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में कई लोग पकड़े गए हैं, राजस्थान से एक ही परिवार के 3 लोग इस रैकेट को आगे बढ़ा रहे थे। बिचौलियों की एक पूरी टोली एक्टिव थी जो अलग अलग स्टेट्स में पेपर लीक माफिया से जुड़ी हुई थी। नीट पेपर लीक की कड़ियों को सुलझा रही सीबीआई को अब कई अहम सुराग मिले हैं। पेपर सेटिंग कमेटी से जुड़ी थी मनीषा मंधारे, इन्होंने पुणे में अपने घर पर स्पेशल क्लास चलाई। अच्छा, ये जूलॉजी की या किसी की या बॉटनी की प्रोफेसर थी और सवाल बता रही थी जूलॉजी के। बॉटनी की प्रोफेसर, एक ब्यूटिशियन है मनीषा वाघमारे, इन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। किसके कहने पर? ये पहले स्टूडेंट रही थी एक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की, और ये लंबे वक्त तक नीट के पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट पैनल में थे। इनके पास सवाल आ गए थे, केमिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर हैं ये, और इन्होंने मनीषा वाघमारे से कहा कि तुम लड़कों को इकट्ठा करो, बच्चों को इकट्ठा करो, और फिर उनसे पैसे वैसे लेना। और उनके बाद उनके बीच में फिर ये सवाल उन्होंने बताए, जवाब के साथ ऑब्वियसली। अप्रैल के लास्ट वीक में छात्रों को अपने घर पर मनीषा ने क्वेश्चन पेपर्स रटवाए। 45 लाख रुपए तक में पेपर बेचा गया। किस तरीके से रकम कैसे बांटी जाएगी उसकी भी पूरी एक चेन तैयार कर ली गई थी। अब यह मामला बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि ये बड़े सीनियर किस्म के लोग हैं, ये कोई क्रिमिनल लोग नहीं है। इसमें महिलाएं भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, मतलब जो पेपर बना रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, चौकीदारी चोर बन गए। मतलब वही बात है। अब इसमें एक जांच में एक चीज सामने आना बाकी है। एक ये जो मेन कैरेक्टर है ना, प्रोफेसर ये कुलकर्णी जी को कहां से मिले सवाल, ये बात मेन है। तो अब शक ये है कि ऑब्वियसली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में कोई आदमी है जो इनको पहले से जानता था, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे। ये भी तो रह चुके हैं, इस बार नहीं थे सर, पहले मेंबर रह चुके हैं। सो ये चूंकि ये एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर रह चुके थे, ये एनटीए में किसी को जानते हैं, एनटीए में किसी ने इनको पेपर दिया है। सिंपल, जो पहले हमको लग रहा था ना प्रेस से लीक हो गया होगा कहीं किसी के, वैसे ना, ये एनटीए से ही लीक हुआ है, अब यही लग रहा है। तो ये सोचिए, अब ये बहुत गंभीर बात हो गई है, और राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। सुनते हैं राहुल गांधी की बात। ये एक नेक्सस है आरएसएस
बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। अब राहुल गांधी जी का भी प्रॉब्लम ये है ना, अभी ये इतना बड़ा मामला है, आप इस पे रहो, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो, आप मांगो, लेकिन फोकस्ड रहो ना, ये लीक पे रहो। अब आप पहुंच गए कि वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी होती है तो आरएसएस का इकोसिस्टम बना हुआ, अरे वो बाद में कर लेना, जनरल इश्यूज अभी ये हम उसको जनरलाइज मत करो, ये बड़ा अहम मुद्दा है। 4 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है भाई, बहुत गंभीर। सोचिए आप, 4 परिवार खत्म हो गए, उनको उस पे ही रहना चाहिए। और ये गए एक परिवार से मिले भी थे, वो इनका काम अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन सर प्रोफेसर ये काम करेंगे, एनटीए के अंदर से पेपर निकलेगा। देखिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पहले राहुल गांधी की बात कर लें, जो वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है, आपने भी सीरियसली ले लिया? नहीं, ले लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। दर्शक सीरियसली ले लेगा, यदि हम लोग नहीं बात करेंगे तो दर्शक सीरियसली ले लेगा। देखिए 10 साल का आपका प्रोफेसर का होना आवश्यक है, न्यूनतम योग्यता में से, और सभी जगह से एडवर्टाइज करवा करके और उनमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, उसके बाद किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना योग्यता, बिना ये सब के वही किया जाता है, कह रहे हैं एफिलिएशन जरूरी है। नहीं, दूसरी बात देखिए, तो वो जब अपॉइंट कर रहे थे जेएनयू में तो अफिलिएशन जरूरी नहीं था। सारे इस्लामिस्ट और सारे वामपंथियों को उठा करके जेएनयू में, जरा पढ़िए ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपा है जेएनयू कैसे वो बना। बात सच है तो क्या ये सच है कि आज आरएसएस वाले भर्ती हो रहे हैं? देखिए हम थोड़ा सा एक एक करके बात एनीवे मेरा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, मैं तो नीट पे आना चाहता हूं। दूसरा अब उसमें शिक्षा मंत्री को उन्होंने घिसट लिया है। अरे भाई प्रॉब्लम एनटीए के साथ है। मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं कि एनटीए के अंदर कोई ना कोई मिला हुआ है, रॉट एनटीए के अंदर है। वो क्लर्क लेवल से होकर के ऑफिसर्स लेवल तक हो सकता है, मिडिल टॉप लेवल इन सब चीजों में इन्वॉल्व सामान्यता नहीं होता है, लेकिन टॉप लेवल की जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है क्योंकि वो उसकी सब पर नजर रहनी चाहिए। सिस्टम ऐसा, मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए कि कोई इस ढंग से लीक प्रूफ रहे हमेशा। तो सब माफिया है, ये सब कोई अच्छी तरीके से जानता है, और आज पेपर लीक हो जा रहा है, ये तो जिसे हम कहते हैं ना कई बार, ये तो शाश्वत होते रहा है। मेरा कहना चाहिए है, जब आज सारे अखबारों में हर जगह ये खबर छप चुकी है, हम भी बात कर रहे हैं कि ये प्रोफेसर थे, ये 2 प्रोफेसर, एक पुरुष प्रोफेसर, एक महिला प्रोफेसर, ये मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी। मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर ये खबर छपी हुई है तो ये खबर कल की है। बिल्कुल, कल से ये लोग हिरासत में है, बिल्कुल, और ये क्रिमिनल नहीं है। तो ये नहीं, कैसे क्रिमिनल नहीं सुने तो मैं दूसरी बात, क्रिमिनल मतलब बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं। कितना मुश्किल है इनसे पता लगाना कि तुमको किसने सवाल दिए थे। हाँ, वो तो एक ही बार में उसमें, ये तो अब तक आ जाना चाहिए था सामने। सर ऐसा है कि हमें नहीं पता है, और सीबीआई लीक नहीं कर रही होगी, अब वो सीबीआई को उनको जानकारी हो गई होगी, और आपको एक ऐसे नहीं मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे, ऐसे 2 दर्जन आपको प्रोफेसर और विद्यार्थी। उन्होंने जो शिक्षा मंत्री पर जो वो मांग कर और एक बात उस पर कोर्ट पर जरूर, अभी आ जाता हूं सर, वो कोर्ट वाले मामले पर आ जाएंगे। ठीक, बोलिए। ये जब बात हो रही है कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई एनटीए का जो हेड है, टॉप लेवल को नजर रखनी चाहिए, तो उनके ऊपर टॉप पर कौन बैठा हुआ है? एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं। फिर जब रेल दुर्घटना में रेल मंत्री इस्तीफा देता है या रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, कितने रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है? मांगते तो है ना, कितने रेल मंत्री मांगी तो रहे हैं, अभी दिया नहीं, कितने रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है सर? नहीं सर, ये बहस की बात नहीं ना, लेकिन मैं तो खैर वैसे भी, मैं तो उनसे थोड़ा सा राहुल जी से असहमत होते हुए भी बात कर रहा हूँ कि मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि जो मंत्री मंत्रालय नहीं जाता उसको मैं जिम्मेदार नहीं मानता। जिनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है उनके मंत्रालय में, यदि उनको पता होता तो ये काम इतनी 3 तारीख से आज तो 18 तारीख पर हम आ गए, 17 तारीख पर आ गए,
क्या भूमिका है उनकी, इसलिए मैं उनको इस लेवल पर भी नहीं मानता कि अगर उनसे जांच तो इस्तीफा एजेंसी करेगी, एजेंसी करेगी, उनको देखना चाहिए था ना। क्या उनको पता 3 तारीख को ये, और सर 4 बच्चों की बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो हो गई है, ये बहुत गंभीर मसला है, इसको पॉलिटिकल मसले की तरह। और इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े इशू को जनरलाइज करके कि आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, वो सब वो अलग इशू है, उस पर कभी फिर से बात हो सकती है, लेकिन इस गंभीर इशू पर सरकार बहुत गंभीर तरीके से काम नहीं कर रही, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो बहुत ही गैर गंभीर तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है। अब आप इस पर बात करना चाहते हैं या जो हम वो बात कर रहे थे चुनाव आयुक्तों वाली? एक तो ये कि त्यागपत्र नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेता अपनी जिम्मेदारी लेना ही बंद कर दें। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये सब जानते हैं कोई धर्मेंद्र प्रधान तो पेपर लीक करेंगे नहीं, कोई भी मंत्री क्यों चाहेगा ये करने का, ये हम में से कोई नहीं मानता। लेकिन कहीं न कहीं जाके तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जब आप उसको सामाजिक समस्या कहते हैं तो संकट है। लेकिन एक बस बता दूं, क्योंकि जिस दिन ये पेपर लीक हुआ उसी दिन हमारे एक मित्र हैं यूपीएससी की पेपर सेटिंग टीम में थे, उन्होंने जो बताया वो उसको जरा देश को देखना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को विशेष करके। उन्होंने कहा अगर पेपर सेटिंग करने वाले लोग किसी शहर में जाएं और कहें कि हम फलाना सर्विस कमीशन का या फलाना मेडिकल का पेपर सेट करने के बाद बाजार घूम रहे हैं, तो ये क्या है? ये अपने आप में ये उन दलालों को खुला संदेश है। ऐसा क्यों हुआ, मैं समझा नहीं बात आपकी। मतलब मैं पेपर सेटिंग करने आया, दिल्ली आऊं यूपीएससी का, और उसके बाद मैं सीपी घूमते हुए लिखूं कि यूपीएससी का पेपर सेट करने के बाद ये किसने किया था? नहीं, मैं तो बता रहा हूं, ऐसे उदाहरण है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ओके, सोशल मीडिया मतलब आप लोगों, आप बता रहे हो दुनिया को मैं बता रहा मेरे हूं, पास पेपर है। मैं बता रहा हूं कि आप लोग, आपने भी सवाल पूछा था किसने पेपर दिया होगा, कैसे हुआ होगा। तो अगर ये पता चल जाए फलाना जी पेपर सेट करते हैं और धमाका जी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो हो गया तैयार, यही तो करना है। सौरभ बात जो कह रहे हैं ना, वही बात मूल है। इतने हल्के लोग पेपर सेटिंग के लिए आजकल बुलाए जा रहे हैं एनटीए में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अकेडमिशन होकर नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिखा कि पता नहीं किन जोकरों को बुलाया जाता है। मैंने ये सोशल मीडिया समीर जी इस ये विषय और वो दूसरा जो आगे बढ़िए सर, उस पर बढ़े, उस पर आपको कुछ बोलना है? नहीं आगे बढ़िए। नहीं, उसी पर समीर जी ने तो बड़ी गंभीर मुझे बात बस कह दी एक कि टिप्पणी चौकीदारी इस पे का आगे जोर हो जाए, मुझे तो फिर सिर्फ क्या एक किया ही जा टिप्पणी उस पर करनी थी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी चीज सुनने का अधिकार है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जो जज सुन रहे थे, उन्होंने यहां तक कहा कि भाई हम बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कमेटी की सुनवाई जो चल रही है। प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद का सदस्य हो जाते हैं, 2:1 का हो जाता है। ठीक है, तो संविधान ने तो ऐसी व्यवस्था दी नहीं थी। संविधान में तो एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहा था, जुडिशियरी का कोई कहीं पर उसमें कहीं पर लेना देना नहीं है उससे अपॉइंटमेंट में। ऐसी स्थिति में क्या जुडिशियरी को इंटरवीन करने की जरूरत थी? क्योंकि आपके पास PIL आ जा रहा है, वो हाँ, मामला गया तो उन्होंने। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये अपने जुरिस्डिक्शन को लांघने का मामला है, एक। दूसरा, ये वैसे ही लांघने का मामला है जैसे कलेजियम सिस्टम की व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमजोर विधायिका के कारण उस चीज को आप क्या कह रहे हैं? जब सरकार ने कानून बना दिया था नियुक्ति की कमेटी का, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए? नहीं सुने, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी ऑब्जर्वेशन नहीं दे। आप निर्णय लीजिए ना, आप रोज ऑब्जर्वेशन इस प्रकार का क्यों कर रहे हैं? चलें, ठीक है सर। देखिए, इसको बहुत गंभीर मसला सर ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का। एक तो ये बार बार ये बात कहना, इसका मतलब हम संवैधानिक व्यवस्था को ही नहीं समझते कि जो संविधान में नहीं है वो आज, अरे संविधान में तो 120 बार बदल दिया हमने, जो संविधान में नहीं था वही तो बदलने की व्यवस्था संविधान में दी गई है। इसलिए ये तर्क देना कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये हुआ था तब तो नहीं रखा गया था, ऐसा नहीं है ना। आज अब वो बदल हो गई दिया गया है व्यवस्था। क्या? अब उसके बाद नई व्यवस्था बन गई, सरकार ने कानून बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो सरकार का जो कानून है उसके पास उसको रिव्यू करने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया, आप फैक्ट्स को सेलेक्टिव तरीके से मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई 2 लोग एक पक्ष के होंगे तो क्या मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा, ये बात। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि जुडिशरी का कोई आदमी हो, लेकिन एक कमेटी बैलेंसिंग होनी चाहिए। ये भी anyway, सर बात तो क्या है सर, आज तक तो 70 साल तक यही था ना, ये तो कमेटी नहीं थी, तो इंप्रूव नहीं करना है। न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट के लिए बैलेंस क्यों नहीं कर लेते हैं? सौरभ जी, ये बातें आर्गुमेंट पे एक चीज, ये इंप्रूवमेंट होके ही हुआ है कि एलओपी की राय उसमें शामिल की गई, नहीं तो एलओपी की राय शामिल नहीं होती थी। अब वो कह रहे हैं और इंप्रूव कीजिए, बैलेंस और इंप्रूव हो सकता है, लेकिन कैसे ये तय होगा कि सीजीआई या चौथा आदमी रख के भी वो
न्यूट्रल हो जाएगा तो या रख वो ले। पक्षपात नहीं तो करेगा। रख ले कैसे CBI, हो चार लोगों की कमेटी बना ले। नहीं करो, और उसके बाद फिर स्टेलमेट हो जाएगा तो कोई क्या करेगा? चलिए 4 कर लिया, 2-2 हो गए, तब तो क्या सारी संस्थाओं की नियुक्ति रोक देंगे? चलिए ठीक है सर, अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये सामान्य हाँ, मसला ये नहीं है। उस मामले की तरह ये बहस भी अंतहीन है। आगे नहीं, बढ़ते लेकिन हैं। इलेक्शन कमीशन गंभीर संस्था है सर, बिल्कुल ठीक उसको है ना आप सब सामान्य सर मैं कह रहा हूं, मैं सामान्य तौर पर नहीं, हम और कह रहे ये हैं कि कहना जब गलत है कि जब हम संविधान कह में रहे- व्यवस्था नहीं थी इसलिए अब ऐसा हो गया। जब मैं सुप्रीम कह रहा हूं, कोर्ट के जजों जब की एक नियुक्ति सरकारी क्या- ऑर्डर से नियुक्ति हो जाया सुप्रीम कोर्ट करती के थी, जजों की नियुक्ति क्या सामान्य इसीलिए बात है? जब एक सरकारी ऑर्डर से नियुक्ति हो जाया करती थी मुख्य चुनाव आयुक्त, और ऐसे ही होती आई, तो तब क्यों देश में किसी को चिंता नहीं हुई कि भाई ये फेयर नहीं है? ये गलत कह रहे हैं आप। उसी चिंता की वजह से तो ये यहाँ तक इसको पहुंचे 80 साल लग गए। ना, जो भी जब लोग ना, कर रहे हैं चिंता, और जब अपॉइंटमेंट हुए थे तब भी बहुत विरोध हुआ, आपको पता नहीं है? आप हिस्ट्री देखिए। मैं कह रहा हूं ये मामला कोर्ट में कब गया, ये कमेटी बनने का फैसला तो अभी हुआ है। कमेटी बनना नहीं, जब सर, आप सोचिए जब एक समिति पहले कैसे अपॉइंट होते थे मेरी बात इलेक्शन सुनिए। कमिश्नर? नहीं, चलिए अब इस बहस को करते हैं पूरा, चलिए। नहीं, इसी बहस को कर लेना पूरे चाहिए। देश को पता है कि कैसे इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होते थे, पहले कैसे जज अपॉइंट हो जाते थे डायरेक्ट, को किस तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल उनके खिलाफ जजमेंट आया तो कैसे सुपरसीड करके चौथे नंबर के जज को जिसका CGI बना दिया था, उसके खिलाफ 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया था। किस तरीके से मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मतलब बंधक बना लिया गया था एक प्रकार से। तमाम तरह के इस्लाम का तमाम एग्जाम्पल तरीके से है, बहुत इसके उदाहरण सबसे बड़ा लगातार रहे, और बहरुल मुझे लग रहा है कि इस्लाम वो का। व्यवस्था इतनी लचर जो व्यवस्था कांग्रेस थी, का- आज जो जो कांग्रेस व्यवस्था पार्टी बनाई का है, सदस्य है, मुझे उसको लगता है जज बना अगर दिया हाई जाता। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, लेकिन भाई सरकार आएगी तो सरकार के पास तो बहुमत रहेगा ना। सरकार के विपक्ष का बहुमत बनाएगी कि भाई LOP को भी इसके अंदर ले लो, राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता है उसको भी ले लो, और प्रधानमंत्री रहेगा। सरकार तो व्यवस्था सुनिश्चित करेगी बंगाल पे कि खबरें फिर उसके लोग दूसरे लोग उसके अंदर। ये सब अच्छा लगता अगर ये लोग अपनी चुनाव की हताशा को संस्थाओं के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह न लगाते। अगर ये कहते कि हमें रिफॉर्म करना है तो शायद ये बात गंभीर हो जाती। आप कहते कि भाई ठीक है, हम चाहे जो फैसले आए ये फैसले ठीक हो रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं को डिमीन करना चाहते हैं, तब ये मांग गंभीर एक संदेह के घेरे। बंगाल से कुछ खबरें आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने के बाद से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। ये वो कहां डायमंड हार्बर में गए थे, ये अभिषेक बनर्जी के इलाके में, वहां पर देखिए क्या रैली थी, वहां पर क्या रोड शो जैसा हुआ। ममता के फैसले भी बदले जा रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर पहुंचे, और यहां की एक असेंबली सीट फाल्टा पर 21 मई को दोबारा मतदान होना है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के सिंबल पर EVM पर टेप लगी पाई गई थी, CCTV बंद हो गए थे, कई लोग उस इंक्लोजर में जा रहे थे जहां पर EVM रखी हुई थी। ये सब बातें इलेक्शन कमीशन ने देखी, और लोगों ने आकर के बाहर निकल के शिकायत की मीडिया के सामने कि यहाँ हमको मारा पीटा गया वोट के बाद, कि कहा गया तुमने बीजेपी को वोट दिया है, तो उनको डराया धमकाया जा रहा था। तो अब यहाँ पर उस पर आपको याद होगा एक व्यक्ति, एक बैड कैरेक्टर व्यक्ति, हालांकि वो उम्मीदवार था इनका TMC का, क्या सर, जहांगीर खान ने कहा, जब वो एक IPS अफसर अजयपाल शर्मा वहां गए थे और धमकाया था उसके आदमियों को कि गुंडागर्दी करने की कोशिश की, और अगर किसी को डराया धमकाया तो ठीक कर देंगे, इलाज कर देंगे, तो लोगों ने कहा तो सिंघम बन रहा है। तो ये हैं वो, इन्होंने, जहांगीर खान ने कहा अगर ये सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, तो मैं झुकूंगा नहीं। तो अब पुष्पा वाली बात पकड़ ली शुभेंदु अधिकारी ने, उन्होंने कहा कि कहां है ये सो कॉल्ड पुष्पा, ये वो जहांगीर खान जिसने फाल्टा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर यूपी का अफसर सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। तो उनको वो भी ढूंढ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भी ढूंढ रहे हैं, किस अंदाज में उनको ललकारा है, जरा देखिए। পুষ্পা নাকি নাম, ডাকাতটা কোথায়, ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, যত অভিযোগ করেছে সাধারণ নির্বাচনের সময় সবগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। ফেলে রেখেছিল জেনারেল ডিজিটি করে, সব এফআইআর রয়েছে, গুন্ডামি করতে দেবে না। तो फाल्टा में होना है उपचुनाव, और इसी ये क्योंकि आता है डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उन्होंने कहा था कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे बीजेपी वालों को ये मेरा डायमंड हार्बर मॉडल ध्वस्त करने में। अब वहां सर क्या हो रहा है, फाल्टा की रिपोर्ट क्या है सर? सर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है।
जिस तरीके से जब वहाँ पर लोगों के जो बयान आए थे कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उनके वोट कोई और डाल के जा रहा है, उनको मारने पीटने की धमकी दी जा रही है, और अब जब वहाँ पर जब चुनाव आयोग को लगा कि जिस तरीके से भाई ईवीएम के ऊपर टेप लगे हुए थे, जिस तरीके से धमकी दी गई और 21 तारीख को फिर से मतदान का दिन तय किया है, लेकिन अब तो बाकी बंगाल का चुनाव परिणाम आ ही चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है, मॉडल टूटेगा, 100% टूटेगा। और अब जनता को देखे ना कि शुभेंदु की रैली में किस तरीके से लोग वहां पर आए, लोग किस तरीके जाके कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं फाल्टा के अंदर। मतदान के पहले वहां के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना है क्योंकि अब राष्ट्रवादी सरकार वहां पर बनी है। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत अच्छे से जीतेगी और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 1 लाख से जीतना है। मुझे लग रहा है 1 लाख से आराम से भारतीय जनता जीतेगी क्योंकि लोग अब फ्री होकर वहां पर वोटिंग करने जा रहे हैं। एक और प्रकरण हुआ, उसकी भी बात करना जरूरी है। आप सबने देखा था, आसनसोल की मैं बात कर रहा हूं। मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा आसनसोल में। यहां धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़े जो नए नियम शुभेंदु अधिकारी ने लागू किए हैं, उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ था, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। नाराज भीड़ ने जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया था। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। यहां पर मजहबी नारे लगाए गए थे। अब इन सब पर एक्शन शुरू हो गया है। 15 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उपद्रवियों से यूपी के तरीके में निपटा जाएगा, उन्हीं से नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। पुलिस चौकी में घुस गए। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था, अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। आप इमेजिन कीजिए, पुलिस चौकी में भीड़ इस किस्म से घुस जाए और पुलिस वालों को पीटे, पुलिस वालों की गाड़ियां चलाए। और क्या मामला था, सरकार ने यह ऑर्डर निकाला, यूपी में भी ऑर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला हुआ है कि किसी भी धार्मिक स्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए, 1 डेसिमल के ऊपर नहीं जाए, एक ऑडियो लेवल के ऊपर नहीं जाना। डायरेक्टिव वो मंदिर पर भी है, गुरुद्वारे पर भी है, चर्च पर भी है और मस्जिद पर भी है। उसके खिलाफ ये काम हो रहा था। कई जगह लोगों ने खुद ही उतार दिए लाउडस्पीकर। लेकिन ये ऑडेसिटी की बात है, ये आप सरकार के इकबाल को, पुलिस की अथॉरिटी को चैलेंज ही नहीं कर रहे हो, मार रहे हो पुलिस वालों को। ये बताता है कि अपराधी तत्व के हौसले कहां हैं बंगाल के। ये सोचिए कि ममता राज होती तो क्या उनको ये भी करने की जरूरत पड़ती, और ये कर देते तो उनको कौन क्या बिगाड़ लेता। नहीं, मुझे लगता है आदत बिगड़ती है तो सुधरने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता है किसी की आदत बिगड़ी रहे तो अचानक सुधर जाए। ये लोग भी बिगड़े हुए लोग हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी नो नॉनसेंस पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काम कर रहे हैं। साफ साफ उन्होंने कहा, पॉलिटिकल वेंडेटा, पर्सनल वेंडेटा ये सब हम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, इस तरह का काम करेंगे, उनको किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, 4 बार ऐसे गुंडों का घर कुर्क करके, उनको नीलाम करके या उनके खाते से पैसा जब्ती करा के आप कर लीजिए, देखिए उनकी हैसियत समझ में आ जाएगी, वो सड़क पे आ जाएंगे, औकात पे आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पर यह भी आप करिए, जरूरत पड़े तो आपको जो बुलडोजर चलाना है वो भी चलाइए। और मैं तो मतलब कल भी मैंने ये बात कही थी, दोबारा कह रहा हूं कि अंग प्रत्यंग से लाउडस्पीकर बजना चाहिए। ये पुलिस काम करे, क्योंकि ये आप कैसे हाथ लगा सकते हैं, फिर तो ये बचाई क्या? मतलब ये तो कहते हैं ना कि उस लेवल पे चला गया जहां कल्पना ही नहीं है ना, तो इसमें तो कोई छोड़ने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश को आगाह किया कि दुनिया की हालत बड़ी खराब है और हमें किफायत से चलना है। उसके बाद तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के और सीएनजी के दाम बढ़े थे। अब दिल्ली एनसीआर पर महंगाई का एक और वार हुआ है। पिछले 48 घंटे में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो और महंगी हो गई। 15 मई को इसकी कीमतें 2 रुपए और बढ़ाई गई थी। उसी दिन पेट्रोल डीजल को 3-3 रुपए महंगा किया गया था। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी महंगी होने से अब इसका असर तो पड़ेगा। 1 रुपया महंगा होने के बाद दिल्ली में अब सीएनजी की 1 किलो की कीमत है 80 रुपए 9 पैसे। नोएडा और गाजियाबाद में यह हो गया है 88 रुपए 70 पैसे प्रति किलो। ये तो ही गैस की बात, सीएनजी की बात। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी का इंपोर्ट भी सख्त कर दिया गया है।
सरकार ने सिल्वर इंपोर्ट के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसे फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। पहले गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो सोने के बाद अब सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी चांदी आपको इंपोर्ट करने के लिए भी। इससे पहले 13 मई को सरकार ने सोने चांदी दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, 6% से 15% कर दी थी। अब इंपोर्ट पर और सख्तियां जो हैं लगा दी गई हैं। दरअसल पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले 1 साल तक सोना चांदी खरीदने से परहेज करें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जो है उस पर असर ना पड़े, वो बरकरार रहे, क्योंकि सोना चांदी ये सब हमको दूसरे देशों से लाना पड़ता है और इसके लिए डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। अब सरकार ने सिल्वर इंपोर्ट पर जो नए नियम लगाए हैं वो 99.9% या उससे भी शुद्ध सिल्वर बार अनरिफाइंड या सेमी प्रोसेस्ड सिल्वर पर लागू होंगे। अब आइए पहले इसी पर एक राउंड हम लोग बात कर लें। ये सब इंक्रीमेंटल तरीके से किया जा रहा है, मतलब धीरे धीरे किया जा रहा है। और इसका इन चीज़ों के अलावा भी आपने देखा दूध भी महंगा हुआ था, अमूल का और मदर डेयरी का दूध भी जो है महंगा हो गया था। ये क्रम सा बना हुआ है। त्रिपाठी जी, क्या ये क्रम अभी चलने वाला है? नहीं, अभी तो चलेगा ही। और मुझे लगता है कि देश के लोगों को इसकी एक तरह से कहें कि जो मेंटल प्रिपरेशन होता है उसको जरूर करना चाहिए। ये जरूर मैं मानता हूं कि अभी की सरकार हो या पहले की सरकार हो, कोई भी सरकार ये चाहती नहीं है कि जनता के ऊपर महंगाई थोपी जाए। और अभी तो इस सरकार ने पिछले 2014 से लेकर 2026 हो गया तो लगभग 12 वर्षों में जो महंगाई दर आरबीआई का एक टारगेट होता है कि इतने प्रतिशत महंगाई दर के नीचे रहेगी, उसको हमेशा काबू में रखा, हमेशा नियंत्रण में रखा। तो 12 वर्षों में आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने महंगाई बढ़ने नहीं दी। महंगाई बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ चीज महंगी नहीं, मतलब दर नहीं बढ़ने दी और रफ्तार नहीं बढ़ी। अब जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर ये महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ये वाली जो है ना, इसकी तो महंगाई और बढ़ा देनी चाहिए। सचमुच सोना चांदी ऐसा हो जाना चाहिए कि सरकार के खजाने में उतनी रकम आए जितने का सोना लोग खरीदें और उसका उपयोग दूसरी महंगाई दुरुस्त करने के लिए करें। क्योंकि आम आदमी जिस तरह से लेता है वो इतना सोना नहीं लेता है। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये सब कुछ उन लोगों का है जिनके पास बहुत धन धान्य है, बहुत पैसे हैं, उनके लिए है। और निश्चित तौर पर ये रिस्ट्रिक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। सोना चांदी कुछ दिन बंद कर दीजिए, आप भी मत खरीदिए। ये कल से जो है इसमें एक्चुअली देखिए दो तरफ के डेटा चल रहे हैं। सर मैं आ रहा हूं अभी के पास ही। दो तरफ के डेटा बताए जा रहे हैं कि सरकार ने क्या वाकई लोगों के ऊपर बोझ डाला या पहले की सरकारों ने ज्यादा बोझ डाला था, मोदी जी ने उसमें रियायत की है। तो दोनों तरफ के आंकड़े आपको दे रहा हूं। ये है पहला, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस एनडीए वर्सेस यूपीए रूल, मतलब मोदी सरकार यूपीए में डबल, वही मैं बताना चाह रहा था। वो दूसरा कांग्रेस ने भी एक पोस्ट किया, वो भी बताऊंगा अभी। तो पहले जो बताया जा रहा है बीजेपी वालों की तरफ से, वो देखिए ये है कि 1 अप्रैल 2004 को, मतलब जब वाजपेयी जी की सरकार थी, जब वो गए तो बीजेपी वाजपेयी सरकार पेट्रोल डीजल छोड़ करके गई थी। पेट्रोल की बात कर लेते हैं तो वो छोड़ के गई थी 33 रुपए पे और डीजल छोड़ के गई थी 21 रुपए 74 पैसे पे। और 1 अप्रैल 14 को, यानी 10 साल यूपीए के जब हो गए, तो इसमें बढ़ोतरी हो गई कांग्रेस के 10 साल में, पेट्रोल में 114% और डीजल में 155%। और फिर उसके बाद के 10 साल, मतलब 14 से लेकर बल्कि 12 साल, 14 से लेकर 26 मोदी सरकार, इसमें पेट्रोल के दाम बढ़े हैं 35% और डीजल बढ़ा है 63%। तो वो कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के 10 साल में पेट्रोल 114% बढ़ा था, मोदी सरकार में 35% बढ़ा है। उनके दौर में पेट्रोल 155% बढ़ा था, डीजल 63% बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इसी का आधा डेटा ट्वीट करके ये बताया गया है। उन्होंने अपना नहीं बताया कि उनके 10 साल में कितना बढ़ा था, उन्होंने ये बता दिया कि भारत में 63% 10 साल में बढ़ चुका है। जी सर। देखिए, अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे सोने को लेकर, भाई आम आदमी तो सोना नहीं खरीदता, लेकिन जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो लोग बहुत सोने में इन्वेस्ट करते हैं। तो सोने पे पूरी तरीके से कंट्रोल लगाना सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि सारे बड़े लोग सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल जमीन में इन्वेस्टमेंट कम करके सोने में सबका इन्वेस्टमेंट, सीधे बोलिए ना, ब्लैक मनी। हाँ, वही ब्लैक मनी सीधा आजकल सोने का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का माध्यम बन गया है। रही बात है सरकार के धीरे धीरे पैसे मतलब बढ़ाने के लिए, कभी 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 3 रुपए सीएनजी बढ़ा दिया, तमाम धीरे धीरे सरकार महंगाई बढ़ा रही है। तो वो शॉक थेरेपी है। सरकार एक झटके में 440 वोल्ट का झटका देना नहीं चाहती। सरकार कह रहे हैं 40-40 वोल्ट का दो, तो क्या आदमी वो ऑब्जर्व करने की स्थिति में आ जाता है। झटके धीरे धीरे मिलते तो आदमी सहन कर लेता है, और सरकार की मजबूरी भी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल जिस तरीके से नीदरलैंड से देश को, मतलब वहां पर लोगों को संबोधित किया, इसके पहले लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बयान आए,
सरकार के दूसरे विभाग के जो सचिव बयान दे रहे हैं चीजों को लेकर कि भाई महंगाई अब बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बोल मामला दिया, गंभीर है, मामला गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई दुनिया गरीबी की तरफ बढ़ रही है, भयानक मंदी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप मानसिक रूप से प्रधानमंत्री ने कल नेदरलैंड्स में क्या कहा था, बड़ा लोडेड स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री का। मोदी जी, आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जब ये अपील की भाई किफायत करिए, तो उनकी पार्टी के नेता तो करेंगे ही, जहां उनकी सरकारें, उनके मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, सबने किया। लेकिन ऑपोजिशन के बहुत सारे, कुछ नेताओं ने मानी बात, लेकिन बहुत सारे नेता जो है इसमें भी उनको अड़चन है कि भाई ये क्या बात हुई। अब जैसे भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, ना तो उन्होंने अपनी गाड़ियां कम की, और उसके बाद ये उल्टा प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप क्यों गए विदेश, दुनिया के तो विदेश जाने पे आप रोक लगा रहे हो, और खुद आप इतने देशों में जा रहे हो। सुनते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर आप ही छड़ दे अपने फॉरेन ट्रिप, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, प्राइम मिनिस्टर वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता फिर? प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम करें, बताइए। हाँ सर। नहीं, ये क्या, ये कॉमेडियन थे ना पहले, भगवान कॉमेडियन थे वो, इसलिए वो तंज मारते रहे। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, देश को पता रहना चाहिए कि कॉमेडियन। ऐसे तो हमारे विजय जी कॉमेडियन नहीं है, लेकिन तंज वो भी मारते हैं। नहीं, विजय जी का तंज दूसरी तरह का होता है। तो वो कर रहे हैं, बट मतलब आप क्या सोच, क्या भाई, क्या 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 पाप हो जाएगा आपसे, आपकी कौन सी मुख्यमंत्री की गद्दी छिन जाएगी अगर आप एक सेंसिबल अपील का पालन कर लें? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उससे ज्यादा मुझे लगता है समझ की कमी है। उनको इस बात की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है, और मैं तो थोड़ा सा उससे ज्यादा क्रूड शब्द में कहता, लेकिन हर्षवर्धन जी ने कह दिया कि वो कॉमेडियन है। ये उनकी समझ पर निर्भर करता है। आप बताइए कि कोई प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम करे, इस बात की कांग्रेस के नेताओं ने, मंत्रियों ने किया काम ये? नहीं, केजरीवाल जी ने किया क्या? कम किया केजरीवाल जी? 17 गाड़ियां चलती केजरीवाल जी सर। और दूसरा, प्रधानमंत्री एक गाड़ी कम नहीं की केजरीवाल। प्रधानमंत्री की ये सब सारी जितनी विदेश यात्राएं हैं, वो कोई एक दिन में तो पहले तय नहीं होती है, 10 दिन पहले तय नहीं होती है, महीनों महीनों पहले तय हो जाती है प्रधानमंत्री की यात्रा। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है तभी आपने देखा कि यूएई में प्रधानमंत्री रुके। और प्रधानमंत्री की आप जितनी भी यात्राएं देखें, उसका जरा मूल्यांकन कीजिएगा। कितना इन्वेस्टमेंट आया देखो ना। कि इन्वेस्टमेंट से वो सिर्फ काम के लिए जाते हैं, वो लग्जरी के लिए वहां पर नहीं जाते हैं। लग्जरी के लिए कौन जाता है सर नेताओं में? जाते थे पहले तो एक अपनी पूरी परिवार को ही, जाते हैं एक पहले प्रधानमंत्री थे, वो अपनी पूरी परिवार को ही लेकर के चले जाते थे और महीनों रह करके आए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सरकारी खर्चे पर रखवा करके आए थे। महीनों रहने तो काम कैसे चल रहा था देश में? नहीं, पूरा परिवार उनका रह रहा था सर। प्रधानमंत्री के तौर पे महीनों बाद प्रधानमंत्री का पूरा परिवार महीनों रह करके आया था अमेरिका। हाँ, तो ऐसा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी करते नहीं है। एक दूसरा प्रधानमंत्री थे जो एयरक्राफ्ट करियर को लेकर के ही चले गए जाते थे छुट्टी मनाने के लिए। Anyway, देखो आप, हम क्या कह रहे हैं, देखिए ये अपने काफिले कम करना, मैं बता रहा हूं, ये काफिले कम करना एक सिंबॉलिक चीज, सिंबॉलिक है। आप ना करो, चलो आप भगवंत मान जी 10 की बजाय आप 15 की बजाय 7 गाड़ी लेके चलेंगे तो कोई 7 गाड़ी का तेल बचने से देश पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप ये तो कह सकते हो, आप सरकार को घेरो ना कि भाई आपको तो व्यवस्था करनी चाहिए थी, देश को क्यों आप मुश्किल में डाल दो। ये कहने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कहे बगैर आपका काम नहीं है, क्योंकि आप अपोजिशन में, उतना तो हम समझेंगे। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि आप लोगों को डिस्करेज करें
इस अपील को मानने के लिए? ये कैसे उल्टी गंगा तो नहीं मानिए। एक खबर अभी तुरंत ही आई, ये अच्छा है, और मुझे लगता है हर जगह जो हम लोग बात कर रहे थे ना, तो सरकार को पता है कि अगर हम ये अपील कर रहे हैं, डीएमआरसी ने 24 एडिशनल ट्रेन ट्रिप ये जो है ये अनाउंस मेट्रो के कोच फेरे बढ़ा दिए। और मुझे लगता है कि यही जरूरी है ना भाई, सरकार अपील कर रही है, सरकार काम कर रही है, अगर आपके साथ है तो, और उसमें जब कोई ऐसा मुख्यमंत्री या कोई विपक्षी पार्टी का नेता वो इस तरह की बात करता है, तो फिर लोगों को क्या लग रहा होगा भाई हम इन स्थितियों से, कोई ये हमारी स्थिति नहीं है, आप नॉन सीरियस दिखते हैं, आप नॉन सीरियस दिखते हैं लोगों की नजर में। उस एक सेक्शन होगा जिसको ये ठीक लग रहा होगा, उनकी बात भी ठीक लग रही होगी। anyway, सर एक और इसी से जुड़ी खबर दिखा के आता हूं। प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने की अपील की तो बड़े बड़े नेता उनके साथ इस मुहिम में जुड़ गए। अभी भी लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लाव लश्कर से तौबा नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री की अपील को सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के नेताओं ने नजरअंदाज किया है। बहुत सारी तस्वीरें आई हैं एमपी के अलग अलग जगहों से, जहां नेता गाड़ियों के ऐसे काफिले लेकर रौब झाड़ने के लिए निकल रहे हैं। अब इन नेताओं पर एक्शन हो रहा है। शक्ति प्रदर्शन करने वाले 7 नेताओं को बीजेपी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो नेता हैं जो मंडलों निगमों में छोटी छोटी नियुक्तियां जिनको मिली हैं, वो ऐसे लग रहे हैं, ऐसे काफिले लेकर के चल रहे हैं जैसे ये अमेरिका के राष्ट्रपति लगे हों। ये जिसमें बहुत सारे लोग हैं, सौभाग्य सिंह ठाकुर समेत 7 नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष के सामने पेश होना है। आपको याद होगा सौभाग्य सिंह ठाकुर ने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के धज्जियां उड़ाई थी। देखिए सर, ये तो है, ये हाल है सर। क्या बोला अब इन पर, क्या बोला? चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ वो दोनों चीज़ों को देखिए। एक तो खैर भगवंत मान को मैं इस तरह से उम्मीद नहीं करता कि कोई भी मुख्यमंत्री, भगवंत मान की बात नहीं कर रहा, कि कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अपील को इस तरह से डिस्करेज करे। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, और उसको मजाक उड़ाने वाली बात नहीं। और एक गंभीर संकट पर हम गुजर रहे हैं, ये भी बात ठीक है कि वो उनकी गाड़ी कम होगी ज़्यादा होगी, उनको चलाना नहीं चलाना वो अलग इशू। और वो तो सवाल करना चाहिए था उनको कि भाई ये स्थितियाँ क्यों आई हैं, आप इसका जवाब दें। एग्जैक्टली, वो पूछो, वो पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये ठीक नहीं है एक मुख्यमंत्री इस तरह से करे। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो प्रधानमंत्री की भगवंत मान की बात क्या बोलेंगे जब निगम के, इनके तो होने चाहिए इलाज सबके। लेकिन इसका तीसरा पक्ष भी है, और है कि बहुत सारे लोग केवल सेवा में दिखाने के लिए जो कर रहे हैं तमाशा, वो भी एक अलग तरीके से। किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, नुकसान कर रहे हैं, वो अपनी चापलूसी कर रहे होंगे। नहीं, चापलूसी ऐसे कर रहे हैं कि वो 20 गाड़ियों के साथ मेट्रो स्टेशन तक गए और फिर मेट्रो में बैठे, फिर वो 20 गाड़ियां अगले मेट्रो स्टेशन जहां उनको उतरना है वहां पर उतरे। वो स्कूटी से गए, ई स्कूटी से गए, और पीछे पीछे पूरा काफिला जा रहा है। ऐसा भी हुआ। हाँ, ऐसा भी वो कह रहा हूं मैं, तो वो तमाशा है ना। या एक मुख्यमंत्री जी ये ई रिक्शा में बैठे हैं कोई सज्जन। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। नहीं, इसमें कोई दिक्कत, अगर सचमुच ऐसे आए जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तमाशे के लिए कर रहे हैं तो ये खतरनाक। ये जाहिर है तमाशे के लिए कर रहे हैं। अब सवाल सर ये है कि ये इसका कोई अंत दिख रहा है? ये किसके हाथ में? एक ही आदमी। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। मेरे को ये वाली चिंता वाली बात है। और मैं तो कह रहा हूँ फिर इन सब के ऊपर होना चाहिए एक्शन। कोई तो नगार रखेगा। एक सज्जन जो कौन से समिति के बने थे, और तो उनको हटा दिया है पार्टी ने वहां। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष, भिंड का जिलाध्यक्ष। ट्रम्प साहब क्या सोच रहे हैं? अभी चीन से लौटे हैं, चीन को क्या बता के गए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। 8 अप्रैल से फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन ये कब टूट जाए, कब फिर से बम गोले बरसने शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। ट्रंप ने इन अटकलों को और हवा दे दी है कि युद्ध फिर शुरू होगा। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि ये सीज फायर वेंटिलेटर पर है, कभी भी टूट सकती है। अब उन्होंने कहा है चीन से वापस लौटते हुए कि पता नहीं कब फिर से बॉम्बिंग शुरू हो जाए। सुनते हैं। I don't want to say that. I mean, I'd like to tell you. I'd like to say on a certain hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. बम मार मार के एक देश धुआं धुआं कर दिया, और वो कह रहे हैं मैं करना तो नहीं चाहता था। छोड़ा क्या आपने ईरान के अंदर? पूरी दुनिया को आपने जो है इस मुसीबत के अंदर डाला हुआ है, और ईरान भी अपनी जिद पर कायम है। वो कह रहा है कि अब तो हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अपना हक हम जता के रहेंगे। मानना पड़ेगा दुनिया को कि यहां से गुजरना, ये गुजरने देना, ना गुजरने देना, पैसा लेना, टोल लेना, ये हमारा राइट है। अब तो उन्होंने कह दिया ये हम इसको इंटरनेशनल वाटर्स ही नहीं मानते, ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये हमारे उसमें आता है, जोन में आता है, और यहां हम जैसे हमारी इजाजत से होगा। और ना इधर ट्रंप अपना ब्लॉकेट खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये संकट जो है वो चलता जा रहा है। अब इस पर सवाल है कि होगा क्या। अब ये जो चीन गए थे, चीन की इनकी विजिट को चीन में कम से कम बहुत वो नहीं दिया गया, भाव नहीं दिया गया। चीन के अखबार वगैरह जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो, दोनों नेताओं के बीच में बात कोई बन गई हो, कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब यह खबर आई है कि पुतिन चीन का दौरा करेंगे, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है।
ट्रंप जो है वो 13 से 15 मई तक बीजिंग में रहे थे, शी जिनपिंग के साथ उनकी बात हुई, और अब 19 से 20 तारीख तक पुतिन बीजिंग में रहेंगे। जोड़कर तो देखा ही जाएगा इन दोनों बातों को। उम्मीद करते हैं कि ये तीन नेता जो हैं इनके बीच में कोई हल की दिशा में बढ़ने वाली बात हुई हो। सर, उम्मीद है कोई? देखिए, एक तो हम लोगों को सोचना चाहिए, ट्रंप साहब की बाइट को अभी इतना सीरियस नहीं, मतलब जो चीन में जो कुछ हुआ उसके बाद भी उम्मीद कर रहे हैं आपके ट्रंप साहब, मतलब क्या कहा चीन में क्या हुआ उनके साथ, वही तो पूछो, क्या क्या नहीं हुआ ये समझिए कि जिस तरह का डरे सहमे गए थे, सारे फोन अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब छोड़ दिया था जहाज में, और जिस तरह से चीन ने रेस्पॉन्ड डस्टबिन में फेंक दिया, तो लौटते हुए जो दूसरे फोन ले गए थे वो चीन ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया उनकी सारी बातों को, उससे उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से किया जाए। और अभी तो इस पर भी बहस हो सकती है कि उन दोनों की मीटिंग में कौन सुपर पावर है। मतलब चीन ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया वो बहुत वो है, और ताइवान को लेकर एक चीज अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, अब आगे मैं बताने वाला था, अभी चल रही है, ये स्क्रीन पर लीजिए जरा तस्वीर, फुल स्क्रीन ले लीजिए पिक्चर को। ये जब दोनों के बीच मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग और ट्रंप को, आपने इतना ढुलमुल कभी देखा है ट्रंप वाली कुर्सी? इस तस्वीर में एक अलग बहस शुरू हो गई है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया हैरान है। ट्रंप और शी जिनपिंग बैठे हैं अगल बगल, प्रेस के सैकड़ों कैमरे सामने लगे हुए, सब लोग ने ये नोटिस किया ये ट्रंप कुछ छोटे छोटे दिख रहे हैं शी जिनपिंग के सामने, ये कुर्सी छोटी है कि गद्दी छोटी है, ये शी जिनपिंग इतने ऊंचे क्यों दिख रहे हैं? शी जिनपिंग की हाइट वाइट अच्छी है, ट्रंप की भी हाइट अच्छी है, अब ये वहां की ज्यादा है। हाँ, किसकी? ट्रंप की ज्यादा है, ट्रंप की ज्यादा है। अब फिर भी ट्रंप जो है झुके हुए दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी है ठुस एकदम, वो आदमी अलर्ट एकदम बैठा है। अब ये चल रहा है कि ये जो चेयर दी गई थी दोनों को, सोफे जो दिए गए थे, तो शी जिनपिंग की जो गद्दी जिसपे वो बैठे थे वो थी बड़ी सख्त, और ट्रंप को जानबूझ के एक नरम गद्दी वाली कुर्सी दी गई जिसमें वो गए 10, और इसलिए दिख रहे हैं वो छोटे। क्या होता है डिप्लोमेसी में? ऐसा हो सकता है? क्या होता है वो सर? सर मैसेजिंग ही तो है डिप्लोमेसी, सारा कुछ कुल मिलाकर है। बट जानबूझ के किया गया, जानबूझकर किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन बहुत बेआबरू तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लौट कर आ गए हैं, और उसमें कुछ बहुत जो हासिल करने गए थे कम से कम वो नहीं मिला, इसलिए संकट बढ़ा हुआ है, और ये संकट और बढ़ सकता है। और ईरान को भी समझ में आ गया कि अच्छा आप गए थे ना वहाँ कहने, जैसे कई बार होता है आप मास्टर जी के पास शिकायत करने गए मेरे बॉस से, हाँ वैसा वाला खेल हो गया है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि पुतिन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात होगी वो एक महत्वपूर्ण होगी, और वो आप तारीख ध्यान रखिएगा 13 से 15 और 19 से 20 के बीच में जो कंपैरिजन होगा कि किस तरह से इस मसले पर पॉम्प एंड शो तो इस विजिट में भी प्रोफेसर साहब काफी था, सब कुछ था, लेकिन खबर नहीं निकली ओवरऑल क्या निकला वो बात है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो निकल करके आई कि ताइवान को ट्रंप ने अपने भरोसे छोड़ दिया है, और अब तक ये था कि ताइवान का उनके साथ समझौता था, ऐसा नहीं था, उनके साथ समझौता था कि यदि चाइना अटैक करेगा तो वो उसके डिफेंस के लिए वो आएंगे। लेने गए थे, लगा दिया था ना सर, ऐसे कहे लेने गए थे ईरान और बेचा है ताइवान। मूल बात ये है, मैं यही बात, अब उन्होंने क्या कहा कि हम 1500 कल जाकर के ताइवान यदि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है तो ताइवान तो असली चाइना मानता है अपने आप को, अभी तक को उसको रिकॉग्निशन उस तौर पर नहीं दिया है लोगों ने, लेकिन कल स्वतंत्र देश घोषित कर देता है तो चाइना अटैक कर देगा। ऐसी स्थिति में ट्रंप का कहना है कि हम 1500 किलोमीटर दूर से आकर के हम थोड़े यहाँ पर लड़ने आएंगे, लड़ने कह रहे हैं वो 45 किलोमीटर दूर है, हम 1500 किलोमीटर दूर है। एक बात बहुत साफ हो गई यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने एक कितना बड़ा एक ताइवान के साथ एक भद्दी बात की कि ताइवान ने हमारी पूरी जो चिप इंडस्ट्री थी उसको किडनैप कर लिया। ब्रेक का समय हो जाएगा, कमेंट त्रिपाठी जी इस पे करना चाह रहे थे। नहीं, बस एक ही लाइन, मैं वैसे तो जो ईरान का शासन है उसका बड़ा मैं सख्त विरोधी हूं, लेकिन अगर अमेरिका अपनी औकात पर आ गया है तो ईरान को जो करना है वो करे, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। और सचमुच चाइना ने एकदम से ट्रंप को उनकी औकात दिखा दी। और एक बात हमारे लिए, हमें अभी बहुत कुछ करना है, हमें अपनी डिप्लोमेसी चेंज करनी है, हमें अलग अलग रिलेशन किससे करनी वो, और हमारे यहां भी लोग आए तो भारतीय संस्कृति सभ्यता और अच्छे से दिखे। जैसे काशी जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारी जो इमारतें हैं वो भी भारतीय जैसे उन्होंने दिखाई। एक शॉट प्लीज सर। मुझे लगता है कि बस चाइना ने अमेरिका को ये बता दिया है, भले अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया होगा, मनीमान सार्वजनिक नहीं कहा है,
कि अब रूस को हटा के चीन दूसरी बड़ी ताकत हो बन गया, चुका है, हो बन गया, चुका है। और जब रूस ने भी इस बात को मान लिया और अमेरिका ने भी मान लिया कि जिस तरीके से ट्रंप अभी होकर आए और पुतिन जा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि अब चीन सबसे बड़ी ताकत बन गया, अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर है। लेकिन जो ट्रंप कुछ बात करके आए हों, वो फिर पुतिन से मुलाकात के बाद कोई सोल्यूशन निकल आए तो चाहे दोनों डिक्लेयर कर दे अपने आप को सुपर पावर, तीनों कर दे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मानते हुए कोई रास्ता तो निकाल, कोई रास्ता निकलने। अब जरा खबर करते हैं उत्तर प्रदेश की, आपसे बात करते हैं। 10 मई को, आज हो गई सर 17, 10 मई को यूपी सरकार में, योगी सरकार में 6 नए मंत्री बनाए गए थे। 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ था, लेकिन शपथ का 1 हफ्ता बीत गया, आज 17 तारीख हो गई है, नए मंत्रियों को विभाग नहीं मिले। मंत्रालय के बंटवारा अब तक जो है फाइनल नहीं हो पा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भाई प्रॉब्लम कहां है, क्या पेच फंस गया है? यूपी में नए मंत्रियों को विभाग क्यों नहीं दिए जा रहे? आमतौर पर विभाग जो है, जब मंत्रिमंडल होता है, मैं तो केंद्र की बात करता हूं, दोपहर में मंत्रिमंडल विस्तार होता है और शाम को विभाग आ जाते हैं, रात तक आ जाते हैं, अगले दिन आ जाते हैं। यहां 1 हफ्ता बीत गया है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में जिन 8 नेताओं को जगह दी गई थी, उसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, 4 नए राज्य मंत्री हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद भी ये इंतजार ही कर रहे हैं कि हमको डिपार्टमेंट दो तो हम कुछ काम करें। मंत्रियों के विभाग को लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। अखिलेश यादव क्यों चूकेंगे ऐसा मौका? उन्होंने तंज किया और पूछा कि क्या यूपी में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी, मतलब दिल्ली से आएगी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असल वजह यह है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। मोटा मतलब बात वो कह रहे हैं कि मलाईदार मंत्रालय जो है, जिसको मलाईदार कहते हैं, मतलब बजट वाले, इसमें पब्लिक टेंडरिंग बहुत होती है, ऐसे काम, उन विभागों की लड़ाई है। और वो कुछ बड़े नेता डिमांड भी कर रहे हैं, और अभी प्रॉब्लम ये भी है कि ये लखनऊ तय करेगा कि दिल्ली तय करेगा। लेकिन जो भी हो, ये चर्चा का विषय तो बन गया कि आप 1 हफ्ते बाद भी विभाग नहीं बांट पा रहे हो। अभी कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। इस बीच में योगी जी का दिल्ली का दौरा जोड़ के देखा जा रहा है, जिसमें वो पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह जी से मुलाकात की है। एक और मुलाकात हुई थी, उनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आकर जो है वो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से आकर के मिले। वो भी बड़ी नवीनतम चीज थी। भाई हमने कभी नहीं देखा कि कोई ब्यूरोक्रेट आकर के एक पार्टी के अध्यक्ष को मुलाकात कर रहा है। मतलब जो भी हो, लेकिन ये सब अब चर्चा का विषय जो है वो बन गया। त्रिपाठी जी क्या बात है? देखिए, बड़ा साफ सा है, मंत्रिमंडल विस्तार जिस तरह से हुआ है वो पूरी तरह प्रतीकात्मक है। लेकिन जो मंत्री का पद देना है वो प्रतीकात्मक तौर पर भी देने की स्थिति में योगी जी नहीं हो पा रहे हैं। ये सीधे सीधे, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये साफ साफ पार्टी के भीतर का संघर्ष दिखा रहा है। वरना इसमें कौन सी मुश्किल थी? सारे लोग जो हैं उन सबको पता है कि आप अभी कर रहे हो, मई महीना हो गया, मार्च में नई सरकार आनी है, दिसंबर तक का कुल मामला है। उसके बावजूद मंत्री पद नहीं बांटे जा पा रहे। दरअसल इसमें मंत्री पद बांटने से जो है एक संदेश का भी है कि क्या योगी जी पूरी तरह से पावरफुल हैं या फिर दिल्ली जो कहेगा उसको भी सुनेंगे। अब दुर्भाग्य यह है कि जो सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था, अभी मैसेजिंग ऐसी जा रही है कि दिल्ली कुछ और चाहता है, योगी जी कुछ और चाहते हैं। ये पार्टी के लिए जो चुनाव में जा रही हो सत्ताधारी पार्टी, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं। भाई आपने जब मंत्री, मेरा कहना है कि जब मंत्री बना लिया तो हाथी निकल गया पूंछ की बात है ना। नाम डिसाइड करना, उसके सारे समीकरण देखना, जब आपने वो बड़ा काम कर लिया तो अब विभाग में अटक गए जा करके। देखिए, सच बात तो यह है कि इसके पहले भी जब मंत्रिमंडल बना था, तो अब मतलब थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं तो और समझ में आएगा, अच्छे से याद में आएगा। AK शर्मा एक समय में आए थे तो लग रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या हो जाएंगे। अंत में क्या हुआ? तो श्रीकांत शर्मा की जगह हटाकर AK शर्मा दोनों दिल्ली के प्रतिनिधि के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य, उनका PWD हटाकर उनको ग्रामीण और क्या दे दिया। PWD कब लिया गया था उनसे? दूसरी इस सरकार में। तो चूंकि वो चुनाव हारे थे तो योगी जी के पास भी अवसर था और उस वक्त उनका मनोबल बहुत डाउन था। और अभी तो कुछ ऐसे लगता है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है। मतलब बड़ा विचित्र सा लगता है। वो थोड़ा उस तरह की हताशा, निराशा उनके चेहरे पर भी दिखती है कि शायद वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनकी कुछ चलती ही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं चलती है। अब इन संदेशों के बीच में ये सब हुआ है। अब क्या मंत्री खुद चाहते हैं कि केशव जी जाते जाते PWD मिल जाए, दूसरे लोगों को मंत्रिमंडल जाएगा, तो क्या योगी जी की ताकत? ये मतलब नए मंत्रियों से ज्यादा पुराने मंत्रियों की लड़ाई बन गई क्या? दोनों है, नए के भी है। और मुझे लगता है कि दिल्ली बनाम लखनऊ की ज्यादा लड़ाई है। देखिए, PWD को लेकर चल रहा था, योगी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को नहीं देना है, तो कांग्रेस से आए हुए जितिन प्रसाद को PWD मंत्री बना दिया गया था। जब 2024 में जितिन प्रसाद दिल्ली आ गए तो योगी आदित्यनाथ ने PWD अपने पास रखा हुआ जितिन प्रसाद को देने के बाद, अभी तक किसी को नहीं दिया। और केशव प्रसाद ये चाह रहे हैं कि उनको वापिस मिल जाए।
मुझे लग रहा है कि 10 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का अगर आपको था तो पहले आप तय करते किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या विभाग दिया जाएगा, इसकी सहमति बना लेते, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करते, शाम को विभाग दे देते। इसका मतलब है कि आपने मंत्री बनवा दिए लेकिन विभाग कौन से देंगे इस पर आपने चर्चा नहीं की थी। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहा है, क्या ए.के. शर्मा से ऊर्जा मंत्रालय वापस लिया जाएगा? ऐसा कहा जाता है कि योगी चाहते हैं कि ए.के. शर्मा से ऊर्जा मंत्रालय लेकर किसी और को दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि भाई उनका सम्मान बना रहे, उन्हें पीडब्ल्यूडी दे दिया जाए। अब जब विभाग बंटने ही है तो फिर पूरे नए सिरे से बदले जाए। नहीं, वैसे ये मुख्यमंत्री का पूर्ण रूप से विशेषाधिकार होता है। सर आगे बढ़ जाए इस पर। ये योगी आदित्यनाथ को बहुत सारी खबरें, नहीं, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है। वो बिहार में विशेषाधिकार के अंदर हुआ, कहीं अन्य जगह विशेषाधिकार। वो बात सेटल्ड है सर, वो बात सेटल्ड है। अब सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश अलग है सर। सबसे बड़ी बात है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि दिल्ली वाले जो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, उनका एक से तो है ना, निश्चित रूप से। जब हर राज्य में है तो यूपी में नहीं होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, यूपी में मुख्यमंत्री जी का भी से है। नहीं, ये कह रहे हैं ये देखिए, मुख्यमंत्री का अधिकार होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पेटेंट विजय त्रिवेदी जी, विजय जी तो ट्रेडमार्क विजय जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ जाए। जी दांतों के डॉक्टर हैं, जिसका कार्यक्रम में व्यक्त की गई राय प्रतिभागियों की अपनी निजी विचार है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। अगली खबर में बढ़ते हैं। बंगाल में चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी के कुछ और फैसले मैं आपको बताता हूं। ममता की फाइल कैसे पलट रहे हैं, मतलब ममता सरकार में लिए गए फैसलों की फाइल कैसे पलट रहे हैं, और ममता जी जो है अपनी पार्टी को एकजुट करने में अब कैसे लगी हुई हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में अपने घर पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सारे उम्मीदवारों के साथ एक बैठक की, और इस दौरान ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि जिसको टीएमसी छोड़कर जाना है वो चला जाए, मैं अपनी पार्टी एक बार फिर खड़ी करूंगी, और अगर जरूरी हुआ तो मैं अपने पार्टी के दफ्तरों की दीवारों का पेंट भी खुद करूंगी, मतलब कुची लेके भी पेंट मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, लेकिन मैं पार्टी को टूटने नहीं दूंगी, मेरी पार्टी बनी रहेगी, और आपको जाना है तो चले जाइए। ये उनकी बात। अब दूसरा पक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य के ओबीसी वर्ग को लेकर एक बड़ा निर्णय किया है। 2011 से जारी किए गए सारे एससी, एसटी, ओबीसी इनके प्रमाण पत्र, इनकी संख्या है करीब 1,70,00,000। ये जो जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए ममता सरकार में, ये सब रिवाइज किए जाएंगे। शुभेंदु सरकार ने के मुताबिक ममता बनर्जी के राज के दौरान बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट्स जारी किए गए थे जो इसके हकदार नहीं थे। अब इसमें क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। पहले तो बंगाल एक अजीब प्रदेश था जहां ओबीसी में मुसलमानों की 75 जातियां थी, मतलब सारी जातियां थी। बंगाल का हर मुसलमान ओबीसी माना जाता था क्योंकि सारी जातियां उनकी ओबीसी कोटे में डाल दी गई। अब यह मामला गया हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया इसको। किसी ने चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपने बिना कोई पैनल बनाए, कोई सर्वे किए, बिना कोई स्टडी किए आपने ये काम किया, और उन्होंने इस पर रोक लगा दी। ममता सरकार इसके हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, और अब सरकार बदल गई तो शुभेंदु अधिकारी ने अपना वो केस वापस ले लिया, मतलब बंगाल सरकार का केस वापस ले लिया है। और ये बीजेपी का एक बड़ा पुराना मुद्दा रहा है कि ओबीसी में सारी मुसलमान जातियां कैसे हो सकती हैं। सर वही हो रहा है, उसी का रिवीजन है, वही बड़ा मुद्दा है, और उसी को लेकर ये फैसला किया गया। तो मतलब, और ये ठीक बात है कि उसमें मैक्सिमम जाती है, मुझे पता नहीं 75 है, हाँ, नहीं मतलब सारी की सारी कर ली, लेकिन 90% से ज्यादा उसमें शामिल किया। और तब से ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। बीजेपी ने इसको बड़ा इशू भी बनाया था, हाईकोर्ट ने भी उस पर जो रोक लगाई थी, चर्चा हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पॉलिटिकल इशू भी है और लीगल इशू भी है कि इस तरह से क्या किया जा सकता है। भी है सर, आपको स्टडी करके किसी आधार पे तो दोगे, तो उस पर सरकार ने विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये है कि वो पूरे उसको जातियों को रिव्यू करेगी। अब होगा क्या कि वो रिव्यू करेंगे, फिर उसमें से जब विड्रॉ होंगे तो फिर वही अदालती मामले में फंसेंगे। जिनको शामिल कर लिया गया वो भी तो वापस कोर्ट में जाएंगे। तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक बड़ा फैसला जो शुभेंदु अधिकारी सरकार ने किया है, और इसके एक बड़े पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हैं मेरे हिसाब से। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें आगे भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, ये आधा अधूरा कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मुसलमानों को पिछड़े में शामिल कर दिया जाए तो वो इसमें क्या नहीं आएगा क्या। शुभेंदु बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर जो एजेंडा था बीजेपी का, जो वो कह रहे थे वही कर रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखें तो आप अगर ये कहते हैं कि संविधान में धर्म, रिलीजन, मजहब, पंथ, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की भी अलग अलग सरकारों में मुसलमानों के किसी भी तबके को पिछड़ों में शामिल किया जाता है। तो मान लिया गया है ना कि हाँ मुसलमानों में किसी होते हैं, पिछड़े होते हैं। आप इसको समझिए, आप जब तक ग्रे लाइन रखेंगे,
तब तक कोई भी सर, तो ममता जी उसी का तो पहले उपयोग कर रही तो थी। फिर तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए तो ना। ममता, हाँ, तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ममता जी इसी का तो उपयोग कर रही है तो बैकडोर एंट्री है ना, किसी भी बैकडोर एंट्री को बंद कराना। ये हर बैकडोर स्टेट एंट्री में है। जैसा आपने कहा, मैं कह रहा हूं तो सब स्टेट में बंद कराइए ना। ये कैसे होगा कि अभी आपकी सरकार बनी है तो यहां आपको एजेंडा लग रहा है तो इसलिए आप कह दे रहे हैं, बाकी सरकारों में चलने दो भाई, कुछ जातियों को हर जगह है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र का मैं नहीं जानता, मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये नियम बनाइए। या तो मुसलमानों के आरक्षण के आप खिलाफ हैं क्योंकि संविधान कहता है कि हम रिलीजन के मजहब के आधार पर नहीं एक करेंगे। लाइन की बात, जाति केवल हिंदुओं में हो सकती है, एग्जैक्टली, और किसी धर्म में जाति का कॉन्सेप्ट तो फिर जातीय आरक्षण कैसे देंगे आप? तो फिर आप जाति तो ये तो बेईमानी, कैसे? एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये। देखिए मैं बात बिल्कुल सही है भाई। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था, उन्होंने ओबीसी को आरक्षण की जब बात चली थी तो उन्होंने कहा कि कास्ट और क्लास में कोई भारत के अंदर में अंतर नहीं है, तो जो कास्ट है वही क्लास भी है, तो ओबीसी कैटेगरी को, मैं ओबीसी कैटेगरी में जो भी आता है जातियों को उन्होंने आरक्षण को अप्रूव कर दिया। तर्क यही दिया रहा था कि क्लास जो है वो इकोनॉमिक, दोबारा बताइए सर, दोबारा बताइए, समझना जरूरी है। देखिए मुसलमानों को ओबीसी में कैसे शामिल माना गया? मैं बताता हूं आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ओबीसी क्लास है, ओबीसी कास्ट नहीं है। ओके, ठीक है, इसी, लेकिन मंडल कमीशन में जाति के आधार पर आरक्षण को ये एड्रेस कर दिया, मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया। जब सुप्रीम, ओबीसी के डेफिनेशन क्या है? अदर बैकवर्ड कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास? अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड, सुन लीजिए इसको पूरी गंभीरता सुनिए, बताएं, अच्छा है, अदर समझ में आने चाहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अदर बैकवर्ड क्लास की बात करता है, और मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें पूरे कास्ट आए थे, और जिन्होंने कास्ट को ही क्लास के रूप में, क्लास की पहचान कास्ट बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास और कास्ट दोनों मर्ज करते हैं, वो कर दिया। मैं, लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दीजिए ना, मंडल कमीशन ने जो कहा है, बाद में आप कर लीजिएगा। अब नतीजा हुआ कि जितने कास्ट हैं, अब सब अपने आप को कहने लगे कि भाई हमको तो ओबीसी में रखो, और मराठा पिछड़ा जनरल कैटेगरी कहता है ओबीसी में रखने लगो। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमानों को आरक्षण, जातीय व्यवस्था तो इसमें होती है, क्लास के डेफिनेशन के अनुसार यदि हम जाते हैं तो मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि क्लास तो इकोनॉमिक कैटेगरी है ना, लेकिन दिया है आपने आरक्षण जाति के आधार पर दिया है। दूसरी बात, बहुत घालमेल है इसमें सर। नहीं घालमेल नहीं है। ममता बनर्जी ने क्या सातिराना काम किया कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थे उसके 90% मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में, बट ये नहीं, ये ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। और कास्ट वाला जो ग्रे एरिया है ना, नहीं है ना ग्रे एरिया। क्यों? मैं तो इसी पे आ रहा हूं। अब क्लास और कास्ट में कोई ग्रे एरिया नहीं है। कास्ट ही तो कहती है कि हमको फलाना से ओबीसी बना दो, वो कास्ट बनाती है ना। और कास्ट की जब लिस्ट, मैं एक लाइन में फिर पूछ लेता हूं सवाल आप, एक चीज और, मुसलमान कहीं भी देश में वो किस आधार पर बैकवर्ड पाया जाता है? किसी आधार पर नहीं हो सकता है, उसके लिए बाकायदा अल्पसंख्यक मंत्रालय है, अल्पसंख्यक आयोग है, उसकी स्कीम। इसको आप समझिए, ये घालमेल किया गया, ये पॉलिटिकल घालमेल है कि आप मुसलमानों को इसमें आरक्षण दे रहे हैं, हिंदू जो जातियां उनका अधिकार छीन रहे हैं। ये दोनों आप बोल लीजिए, एक लाइन फिर आगे बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो प्रोफेसर साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक से बात की है, लेकिन उसमें जब ये कहते हैं हम कि मंडल कमीशन ने जातियों को उसमें शामिल कर लिया, तो जातियों को शामिल उसने इस आधार पर किया कि वो बैकवर्ड क्लास है, वो सारी जातियों को उसने कास्ट में शामिल कर लिया। भाई जितनी कास्ट हैं जिनको वो समझते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास में है, उन सबको शामिल कर लिया, और इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी। नहीं देखिए, जब आप पूरे कास्ट को आप क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं तो बस एक लाइन, सारा कुर्मी बैकवर्ड है क्या? सारा यादव बैकवर्ड है क्या? आप जरा 2011 का सेंसस देखिए, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किनके पास है? क्लास में कन्वर्ट किया और कास्ट बदलते हैं आप कहते हैं कि कल तक ओबीसी नहीं था, आज ओबीसी हो गया। ये है, लेकिन बड़ा इशू ये हो सकता है कि बंगाल के इस फैसले के आधार पर इस पर कोई बड़ा आगे कोई कदम उठाया। शुद्ध राजनीतिक फैसला। अब एक फैसला चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने किया है समीर जी, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये भी बड़ा शॉकिंग है और हैरान करने वाला है। जिस देश में आबादी का दबाव इतना है कि आप दुनिया की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए और आपका पर कैपिटा अभी कहां है? वजह यही है ना, देश के पास पैसा तो बहुत है, इकोनॉमी सुपर है, लेकिन आबादी इतनी है तो हर आदमी पर खर्च करने की हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, वरना आप बहुत अमीर देश हो। अब आंध्र प्रदेश में बच्चे पैदा करने पर कैश ऑफर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या बढ़ाने के फेवर में है। आंध्र प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर अब वहां की सरकार पैसा देगी। राज्य में जो भी परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसको 30,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आप चौथा बच्चा पैदा करेंगे तो और ज्यादा 40,000 रुपया लीजिए। मार्च 2025 में चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा था कि सरकार दूसरा बच्चा पैदा करने वाले जोड़ों को 25,000 रुपए देने के बारे में सोच रही है। मतलब पहले सिर्फ दूसरे बच्चे पर यह कैश इंसेंटिव था। अब राज्य सरकार ने फैसला बदला है और अब यह सुविधा जो है तीसरे और चौथे बच्चे पर भी दी जाएगी। अब मैं देख रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी है वहां पर। आंध्र प्रदेश सरकार आखिर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन क्यों दे रही है, क्यों कैश स्कीम का ऐलान हुआ, इसको समझिए आप। सरकार के फैसले के पीछे सबसे मुख्य वजह राज्य का गिरता हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR प्रजनन दर है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश का TFR इस वक्त है 1.5, देश का TFR है 1.9 और किसी भी समाज की आबादी को स्थिर रखने के लिए TFR का 2.1 होना जरूरी माना जाता है, एक मानक माना जाता है कि 2.1 है, मतलब आप बैलेंस्ड रहोगे, ना आपकी आबादी बहुत बढ़ेगी ना आपकी आबादी घटेगी। लेकिन आबादी से नहीं, इसका जनरेशन से भी फर्क है कि यंगर जनरेशन जो है एक बनी रहेगी आपका आबादी से संबंध नहीं है। अब लेकिन आंध्र प्रदेश वाले जो है वो कह रहे हैं साहब 3 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा पैदा करो। इसके पीछे एक और बात की जा रही है कि ये जो परिसीमन जब भी होगा देश में, उसमें साउथ की उसका पैमाना तो आबादी है, तो लोकसभा की सीटें जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी अगर आपकी आबादी ज्यादा होगी तो। समीर जी देखिए, मुझे लगता है कि परिसीमन का भी विचार होगा, लेकिन परिसीमन तो अभी होने वाला है ना। बच्चे पैदा करने अभी तो उसका तो कोई नहीं है। मुझे लगता है ये फर्टिलिटी रेट को लेकर चंद्रबाबू नायडू का फैसला रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत अच्छा फैसला इसे मैं नहीं मानता। जिस तरीके से देश के अंदर पॉपुलेशन है, जिस तरीके से ना 30,000 क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं, फिर हर राज्य करेगा ये। तीसरा बच्चा पैदा करके आप 30,000 रुपए देखो, 30,000 बच्चा क्या पल लेगा पूरी जिंदगी में? पेरेंट्स को कितना खर्चा अपने बच्चे के एजुकेशन पे करना पड़ता है। इससे अच्छा भाई चंद्रबाबू नायडू ये कहते थे कि भाई तीसरा बच्चा आप गोद लेंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने एक बात उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये हो रही है आंध्र प्रदेश में, मैं नहीं जानता कि कितनी विकट है। हाँ ये ठीक है 1.5 TFR जो है कम है, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि आप चीन की तरह आपकी आबादी सारी बूढ़ी होती जा रही है, यूरोप के देशों की जगह वैसा भी नहीं है, आप लोग प्रवासियों पर जीवन उनका निर्भर हो गया है। उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जिन परिवारों में लड़का हो जाता है पहला बच्चा, तो फिर वो दूसरा बच्चा करते ही नहीं है। दूसरा बच्चा वो तभी करते हैं अगर पहला बच्चा लड़की हो जाए, तो ये प्रॉब्लम वो बता रहे हैं। नहीं, चंद्रबाबू नायडू का कहना ठीक होगा, लेकिन लगता है TFR को लेकर उनका जिक्र है कि भाई 1.5 है और इंडिया की 1.9 है, उसकी उनको चिंता हो रही है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई दूसरा विचार करते ये कह देना कि तीसरे बच्चे पे हम 30,000 देंगे, चौथे बच्चे पे, मतलब आप कह रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ाइए। पॉपुलेशन कौन बढ़ाता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी वहां की जो गरीब है वो उसका फायदा उठाएगी। वो तो वैसे ही पैदा 4-5 करते हैं, तो सबका ही पड़ेगा, वो करते हैं सबका। हिंदू लोग फिर भी नहीं करेंगे इस बात को लेकर। मैं इससे बहुत सहमत नहीं। मुझे लगता है कि अच्छे, अब आपने इसमें अलग एंगल दे दिया, मतलब वो ये भी मुस्लिम तुष्टिकरण है। नहीं, मुस्लिम आबादी तो वैसे भी बच्चे ज्यादा पैदा करती है। वो तो कहेंगे भाई तीसरे बच्चे पे 30,000 मिल रहा है, चौथे पे 40,000 सबके लिए है। वो कहेंगे साहब 50,000 दो, छठे पे 60,000 दो, सातवें पे 70,000 रुपए दो, 7 बच्चे पैदा करेंगे। आप लोग जल्दी अपनी राय दीजिए, फिर एक कमेंट। ये देखना होगा एक पैटर्न कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन में फर्टिलिटी रेट और रूरल फर्टिलिटी रेट दोनों वहां पर गिरा है, और इसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वहां का। क्या ये तरीका है लेकिन देखिए, अब वो असेसमेंट उनका रहा होगा कि आंध्र की जो ओवरऑल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें यदि लगता है कि आप इसको सही मानते हैं या नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने सोच विचार कर किया होगा। ठीक आपको सही लग रहा है, बताइए आपको। सरकार को कतई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और मैं कहता हूं आश्चर्यजनक किंतु सत्य है, पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा बता दूं, वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे शानदार है वहां। 15 से 59 वाले अभी 70% लोग हैं। 15 to 59 यही वर्ग जो लोग काम कर सकते हैं, वो 70% है, वो 70% है। जहां तक TFR की बात है, तो TFR जब तक खुद लोग नहीं तय करेंगे, आप पैसा देकर नहीं कर सकते, और जो बदहाल होगा और बदहाल होगा। सर आपके आप इसके खिलाफ नहीं, मैं खिलाफ और साथ में नहीं हूं, मैं दो बातें कर रहा हूं। अभी RSS प्रमुख ने कहा कि TFR बढ़ाने के लिए 3 बच्चे पैदा करेंगे। कहा क्या ये चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं? पहली बात, उनके रास्ते पे चल रहे हैं। या जो अमित शाह जी ने कहा कि जब डिलिमिटेशन होगा तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, नुकसान नहीं किया जाएगा। क्या इस बात पे भरोसा
चंद्रबाबू नायडू को नहीं है, जो एनडीए सरकार के पार्टनर है। ये दो ये भी गंभीर शरारत सवाल है, इसको डिलिमिटेशन से क्या लेना? नहीं, डिलिमिटेशन से है ना, आज नहीं ना, आगे भी तो 20 कोई आज ही खत्म हो जाएगा देश ये। और फिर टीएफआर को यदि देख रहे तो टीएफआर गंभीर चिंता की बात है। एक बड़ी बहस का विषय है ये। 10 साल तक तो नहीं होने जा रहा है और 10 साल में वो नागरिक भी नहीं बनने जा रहे हैं।